चलिए आप सभी लोग लाइव हो जाइए फटाफट करके। जितने लोग लाइव देख रहे हैं आप सभी लोगों को नमस्ते। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ डेली बेसिस पर ये 40 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। मंडे टू फ्राइडे साइंस के क्वेश्चंस हम कराते हैं। इस साइंस के क्वेश्चंस में आपको वो खूबसूरती है, अगर ये लगातार अगर आप करते रहते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिएगा तो साइंस में आप बेहतर जरूर कर जाइएगा। साइंस के क्वेश्चंस आपको हर जगह से फायदा करेगा। तो हम चाहेंगे मेरे भाई जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन का जरूर लाइक कीजिए और आपकी क्लास को शुरुआत करेंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। और शुरुआत करते हैं अपने सेशन का बिना आपका समय गंवाए हुए और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज आपका 18वां नंबर सेट का डिस्कशन होना है। चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि निम्न में से कौन से विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। मेरे भाई विद्युत का चालन अगर कोई सॉल्यूशन नहीं करता है तो आप सीधा कहोगे कि मेरे भाई आयंस में ब्रेक, जो भी हमारा सॉल्यूशन में आयन में ब्रेक नहीं करेगा वो विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल है एल्कोहल की बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं, या फिर मेरे भाई पानी में आप चीनी मिला दीजिए, चीनी पानी का जो घोल होता है उसकी भी बात हम कर लेते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है चीनी पानी का जो घोल होता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चीनी पानी का जो घोल होता है ना, अगर हम इसकी भी बात कर लेते हैं तो ये भी हमारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा, क्योंकि अल्कोहल, ग्लूकोज, चीनी पानी का जो घोल होता है ये आयंस में नहीं टूटते हैं और आयंस में जब ब्रेक नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। क्योंकि मेरे भाई एक कंसेप्ट हम लोग हमेशा के लिए पढ़ते हैं और हमेशा के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि जब कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जब कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसका मेन कारण होता है आयंस। लेकिन ये अगर आयंस में नहीं टूटता, ये आयंस में नहीं टूटता, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हमारा नहीं होता है। दूसरी बात ध्यान रखना कि किसी भी चालक की बात अगर कही जाती है, चालक का मतलब होता है कंडक्टर की बात करते हैं, और किसी भी चालक में अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो याद रखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा होता है। किसके कारण होगा? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ एग्जाम्पल आप जान लीजिए, जो कि आपके एग्जाम्पल बहुत फेमस है और बहुत बार पूछता है। जैसे मान लेते हैं कि पानी के साथ हम यहां पर लवण का घोल देखते हैं, या फिर पानी के साथ लवण का घोल हम लोग देख लेते हैं, या फिर मेरे भाई कॉपर सल्फेट की हम बात कर लेते हैं, या फिर हम लोग HCl की बात कर लेते हैं, या फिर हम लोग H2SO4 की बात कर लेते हैं। समझना मेरे भाई, इसको जैसे ही पानी में डालोगे तो ये आयंस में टूट जाता है, ये आयंस में टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, और जैसे ही ये आयंस में टूटेगा तो हम कहेंगे ये हमारा आयंस में टूटने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह करता है। ये आयंस में ब्रेक हो जाता है, आयंस में ये क्या होगा? कहेंगे यहां पर आयंस में टूटने के कारण क्या करता है? तो कहेंगे आयंस में टूटने के कारण, आयंस में टूटने के कारण विद्युत धारा प्रवाह कर देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आयंस में टूटने के कारण ये विद्युत धारा का क्या करेगा? तो यहां पर प्रवाह कर देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो यही सब हमारे आयंस में टूटते हैं, Na+Cl-, कॉपर प्लस SO4-, H+Cl-, H+SO4-, ये मेरे भाई आयंस में टूटता है, प्लस माइनस में टूटेगा। तो जो भी हमारे एसिड या बेस की हम बात करते हैं, अगर कोई एसिड या कोई बेस है, अगर वो आयंस में टूटेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह करेगा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान रखिएगा। अब जो सॉल्यूशन आयन ही नहीं देगा तो जाहिर सी बात उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कहां होगा? तो आपको ये चीज ध्यान रखना। तो मेरे अम्ल और क्षार विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, ये दोनों अम्ल और क्षार विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। यहीं पर आप देख लीजिए ना, आपके सामने में दे रखा है। जैसे हम यहां पर एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, हम क्षार की भी बात करते हैं और ये क्षार हमारा NaOH होता है। तो ये क्षार है और ये अम्ल, ये क्षार हमारा हो गया, ये अम्ल हो गया, ये अम्ल हो गया। तो मेरे भाई ये क्या करता है? विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है। तो अम्ल और क्षार दोनों में विद्युत धारा का प्रवाह हमारा होता है। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई कि ये जोड़ा पूछा गया है कि कौन सा इसमें होगा। तो अल्कोहल और ग्लूकोज ये दोनों के दोनों विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हमारा ये हो जाएगा। ये तो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों करेगा, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए इसको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो सभी आपके एग्जाम का है और सभी के सभी क्या है? तो आपके काम का है। आप सभी को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। मेरे भाई स्पेक्ट्रम की जहां तक बात आती है तो हम सभी लोग को यह समझना है कि जब कभी भी हमारे सामने में स्पेक्ट्रम की बात आती है तो स्पेक्ट्रम हम किसको कहते हैं? तो मेरे भाई हमारा स्पेक्ट्रम जो होता है, हमारा सातों रंग का जो समूह होता है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, 7 रंगों का जो समूह होता है, 7 रंगों का समूह जो होता है, 7 रंगों का जो समूह होता है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि आप यहां पर पैटर्न देख लीजिए, VIBGYOR की हम बात कर रहे हैं, VIBGYOR की बात कर रहे हैं, विविग्योर की हम बात कर रहे हैं। यानी ये जो विविग्योर हमारा दिख रहा होगा ये एक स्पेक्ट्रम होता है। इसके समूह को 7 रंग का समूह, ये हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है।
अब मेरे भाई इस बात को हम लोग हमेशा से जानते हैं कि अगर लाल रंग की बात करेगा, अगर लाल रंग की बात करेगा तो लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य होता है मेरे भाई, ये मैक्स होता है, ये सबसे अधिक होता है। और वायलेट जो बैगनी होता है, इसका वेवलेंथ क्या होगा, कहेंगे इसका वेवलेंथ हमारा सबसे मिनिमम होता है, ध्यान रखेंगे। और मेरे भाई तो ये अगर मिनिमम है, ये अगर मैक्सिमम है, तो वेवलेंथ का मान इधर की ओर जाएंगे तो हमारा बढ़ेगा। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है, जब हम लोग इधर से इधर की जाएंगे तो हमारा वेवलेंथ का मान क्या होगा, कहेंगे यहां पर हमारा बढ़ेगा। अगर वेवलेंथ का मान हमारा बढ़ता है, अगर वेवलेंथ का मान हमारा बढ़ता है मेरे भाई, तो उसके हिसाब से आपको आंसर्स करने, देखते हैं कौन सा आंसर हमारा इसमें से राइट हो जाएगा। इस तरीके से आंसर करना। एक बात मेरे भाई आपने देखा होगा, एक चीज आपने देखा होगा कि वेवलेंथ की मान की अगर हम बात करते हैं, उसके हिसाब से भी आप इस पैटर्न को पकड़ सकते हैं। समझिएगा, आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट आप पढ़ते होंगे, जिसमें ग्लास का हमारा एक प्रिज्म होता था, सूरज की प्रकाश जब इस पर पड़ती है तो सीधा नहीं निकल करके, सीधा नहीं जाकर के ये ऐसे मुड़ना शुरू कर देती है। और टोटल इसमें कितने कलर मौजूद होते हैं, तो 7 कलर। आप देखिए ये लाल कलर होता है और ये देखिएगा बैगनी कलर होता है। तो मेरे भाई विचलन सबसे अधिक किसका हो गया, तो विचलन अगर देखिए तो सबसे अधिक विचलन हमारा किसका होगा, कि यहां पर बैगनी रंग का होगा। यहां पर अगर विचलन हमारा क्या होगा, कि बैगनी का विचलन अधिक हो रहा है, लेकिन लाल का विचलन देखिए तो लाल का विचलन कम हो रहा है। तो मेरे भाई इसमें हमारा विचलन क्या है, कि इसका विचलन हमारा कम है। और इसका विचलन अगर देखिए तो इसमें हम कहेंगे इस रंग का विचलन हमारा क्या होगा, कि इस रंग का विचलन हमारा यहां पर अधिक हो जाएगा। समझना गौर से। इसका मतलब है मेरे भाई कि जैसे ही कोई प्रकाश हमारा किसी प्रिज्म से टकराती है, और टकराने के बाद क्या होती है, उसको सीधा निकलने चाहिए था, लेकिन ये अपने रास्ते से विचलित हो रही है, तो सबसे अधिक विचलन किसका हुआ, सबसे अधिक हमारा कौन भागा इधर, क्योंकि वो हमारा ये। तो मेरे भाई जिसका विचलन अगर हमारा अधिक होता है, इसका वेवलेंथ कम है, उसका विचलन अधिक होता है। तो अगर मान लेते हैं कि इसका वेवलेंथ कम है, इसका वेवलेंथ अगर कम है, तो इसका विचलन क्या होगा, कि इसके विचलन की अगर हम बात करते हैं, इसका विचलन मेरे भाई क्या होगा, कि यहां पर हमारा अधिक हो जाता है। अगर इसका वेवलेंथ अगर कम ज्यादा है मेरे भाई, तो कहेंगे इसका विचलन हमारा कम होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका विचलन हमारा क्या होता है, कि यहां पर हमारा सीधा कहेंगे इसका विचलन हमारा यहां पर क्या होगा, कहेंगे कम हो जाता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो पहला हमारा क्या है, कहता है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी से आपको लाल की तरफ जाना है। किधर से किधर जाना है, तो बैगनी रंग से आपको लाल रंग की ओर जाना है। और अगर बैगनी से लाल रंग की ओर आप कर जा रहे हैं, तो मेरे भाई बैगनी यहां है, लाल यहां, इधर से इधर की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ का मान बढ़ेगा और विचलन का मान घटेगा। इसका मतलब है आप सीधा कहेंगे सर विचलन का मान यहां पर घटेगा। बिल्कुल राइट है सर, विचलन का मान घटेगा। और साथ ही साथ मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि विचलन का मान अगर घटेगा तो कहेंगे यहां पर अपवर्तनांक का भी मान हमारा क्या होगा, कहेंगे घट जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अपवर्तनांक का भी मान हमारा घट जाएगा। तो ये राइट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा। तो ये भी हमारे क्या है, तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है। और आपको ध्यान रखना है कि वेवलेंथ जो हमारा ये वित्तकर्मानुपाती किसका होता है मेरे भाई, कहेंगे हमारा अपवर्तनांक का होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा उसका वेवलेंथ कम है। या फिर मेरे भाई अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि वेवलेंथ हमारा क्या होता है, कि यहां पर वेवलेंथ घटने की बात, सॉरी अपवर्तनांक की अगर बात करते हैं, तो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है, हम लोगों के सामने एक रिलेशन आता है अपवर्तनांक का, वहीं से बता देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अपवर्तनांक को हम लोग क्या लिखते हैं, तो म्यू से दिखाते हैं। और जो अपवर्तनांक होता है ये हमारा क्या होता है, वित्तकर्मानुपाती हमारा क्या होता है, वेवलेंथ का होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। अब देखिए मेरे भाई जब हम लोग इधर से इधर की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ का मान बढ़ेगा। अगर वेवलेंथ का मान बढ़ेगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर अपवर्तनांक का मान हमारा घट जाता है। ये हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे, कोई बस एक बच्चा नहीं जो नहीं जानता होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं, इसको हम लोग वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। तो जब आप इधर से इधर की ओर जाते हो तो मेरे भाई वेवलेंथ का मान बढ़ेगा, चूंकि ये मिनिमम से मैक्सिमम हो रहा है। अगर इसका मान अगर बढ़ेगा तो हम कहेंगे इसका मान घटेगा, यानी कि अपवर्तनांक का मान घटेगा। इसलिए मैंने बोला कि अपवर्तनांक का मान घटेगा जब बैगनी से हम लाल की तरफ जाएंगे। तो विचलन और अपवर्तनांक दोनों का मान हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई इस परिस्थिति में कहेंगे दोनों हमारा घट जाएगा। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा किसी भी सूरत में हमारे लिए राइट स्टेटमेंट है। और यही आंसर हमारे यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। सर स्टेट एग्जाम में यहां से प्रश्न आएगा, बिल्कुल आएगा। आप स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। आप खाली क्लास तो करते जाइए, देखिएगा एक एक जगह आपको काम आएगा। क्योंकि मेरे भाई कंसेप्ट बस समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट बढ़िया रहेगा तो आप कहीं से भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि कोई कार समतल सड़क पर त्वरित होकर के अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। मेरे भाई ये मौखिक क्वेश्चन आपको दे रखा है
ये कौन सा क्वेश्चन दे रखा है? कि ये एक मौखिक क्वेश्चन है, और जब स्थितिज ऊर्जा की बात आती है तो मेरे भाई हम कहते हैं स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा आता है उसको स्थितिज ऊर्जा हम लोग कहते हैं। ये फॉर्मूला तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला उसको भी हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई एक बात बता दीजिए कि जब स्थितिज ऊर्जा की हम बात करते हैं, इसका एक फॉर्मूला हमारा होता है, और वह फॉर्मूला हमारा कौन सा? कहेंगे mgh का फॉर्मूला हमारा होता है। और अगर इसको डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो मेरे भाई स्थिति में परिवर्तन के कारण जो आता है उसको कहते हैं, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो हमारा एनर्जी डेवलप करता है, स्थिति में परिवर्तन के कारण अगर किसी में आता है तो कहेंगे उसमें स्थितिज ऊर्जा हमारा डेवलप होता है। ये बात मेरे भाई एक बच्चा को पता होना चाहिए। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे सामने में है। अब यहां पर जो मामला है उस मामला को हम लोग समझते हैं और उसके हिसाब से आंसर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो मेरे भाई समतल सड़क बना देंगे, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है। एक समतल सड़क सबसे पहले आप बना दीजिए, और इस समतल सड़क को मेरे भाई इस तरह से हैचिंग कर देते, चूंकि ये हमारा एक सड़क है, ये हमारा एक प्लेन है, ऐसे करके एक सड़क हमने बना दिया है। अगर इस सड़क को देखना चाहेंगे तो ये सड़क हमारा कुछ ऐसा है, और उसी को देख रहे तो सामने से लाइन दिख रहा है, ऐसा हमारा होगा। इस पर गाड़ी चल रही है, ध्यान रखना गौर से। अब कहता है मेरे भाई कि यदि कोई कार की हम बात करते हैं, यहां से कोई कार चलना शुरू किया है, आप मेरे भाई कार को मान लीजिए कि कार हमारा ये है, और अगर कार यहां से चलना शुरू किया है, समतल सड़क पर कार हमारा चल रही है और आरंभिक वेग के 4 गुने वेग से चल रही है, यानी कि कहने का मतलब है मेरे भाई उसका जो आरंभिक वेग है, इसका जो वेग है वो हमारा आरंभिक वेग का कितना गुना है? तो कहेंगे ये 4 गुना है। आरंभिक वेग का कितना गुना? तो 4 गुना है। एक बात बताओ मेरे भाई, अगर ये चलेगा तो किसी भी सूरत में ये जमीन पर ही रहेगा, किसी भी सूरत में ये जमीन पर ही रहेगा। लेकिन जब जमीन से ऊपर जाता, जब जमीन से ऊपर जाता तब उसमें स्थितिज ऊर्जा डेवलप करता। लेकिन मेरे भाई इसकी गति बदल जा रही है, गतिज ऊर्जा होगा। लेकिन मेरे भाई जब जमीन पर हमारा है, जमीन पर यहां भी है, यहां भी है, कहीं पर भी रहे जमीन पर, चाहे उसकी गति कितनी भी ज्यादा क्यों नहीं हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे भाई ये जमीन पर ही हमारा आगे पीछे जा रहा है, ऊपर नहीं बढ़ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, तब हम कहेंगे इसमें कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा। जमीन पर ही सिर्फ हमारा गति कर रहा है, तो केवल और केवल इसमें हम कहेंगे गतिज ऊर्जा ही हमारा होगा। गति के कारण गतिज ऊर्जा होगा। हाँ, इसका चक्का अगर ऐसे से घूम रहा है तो उसमें रोटेशनल एनर्जी भी होता है, इस बात को आप ध्यान रखना है। तो मेरे भाई इसमें कोई स्थितिज ऊर्जा हमारा नहीं डेवलप करेगा। यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं उसका वैल्यू हमारा 0 होगा। हाँ, यहां पर मेरे भाई गति के कारण क्या होगा? कहेंगे इसी गति के कारण इसमें गतिज ऊर्जा हो सकता है। इसमें गति के कारण क्या होगा? कहेंगे गतिज ऊर्जा ही होगा, इस बात को ध्यान रखना। गति के कारण इसमें क्या होगा? कहेंगे गति के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होगा। यह बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान में रखना है। इसमें अगर गति है तो गतिज ऊर्जा होगा, लेकिन यह जमीन पर चल रहा है, जमीन से ऊपर उठेगा तब स्थितिज ऊर्जा होगा। इसका मतलब है मेरे भाई अगर उस कार की गति चाहे कितना भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, उस कार के स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहां पर क्या होगा? तो राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि उसके स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गति के कारण केवल गतिज ऊर्जा बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। इसको हटा देते हैं, ज्यादा दिक्कत कर रहा है कि इसमें सिर्फ गति है, ऊपर जाएगा तब ना हाइट मिलेगा, तब ना पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्योंकि इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो चलो द्रव्यमान की हम बात कर लेते, चलो इसको काट देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, द्रव्यमान बदलता नहीं है मेरे भाई। हाइट मिलेगा तब नहीं ये मिलेगा। अगर हाइट ही नहीं है तो ये स्थितिज ऊर्जा कहां से होगा? अगर हाइट का मान 0 तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? कहेंगे 0 हो जाएगा। तो यहां जितना होगा वहीं इतना, यहीं उतना, हर एक जगह स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा। जो भी ऊर्जा उसमें होगा गति कारण गतिज ऊर्जा होगा। इसलिए हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हां, गति 4 गुना हो रहा है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे मेरे भाई इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। इस जगह पे थोड़ा सा इसमें एक जगह गलत दे रखा है, यहां पर 2 ओम होना चाहिए था, यहां 4 ओम होना। प्रतिरोध की बात कर रहा है, म्यू लगा दिया है। तो मेरे भाई हम सीधा कहेंगे यहां पर हम 2 ओम की बात करते हैं और यहां पर हम 4 ओम की बात करते हैं। 2 प्रतिरोध हमारे हैं और किस बैटरी से संयोजित करने पर यह प्रतिरोधक हमारे क्या होंगे? तो यह बोला गया है। अच्छा, तो मेरे भाई इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके स्टेटमेंट के हिसाब से आपको मानना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, उसके हिसाब से आपको आंसर्स करने पड़ेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो जो ऑप्शंस हमारा यहां पर है उसके हिसाब से हम लोग को देखते हैं। देखो यहां पर 2 चीज हम लोग जानते हैं।
मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या है, तो एक 2 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास है, और दूसरा हमारा कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको हम कह दिए 2 ओम का है, इसको हम कह दिए 4 ओम का रेजिस्टेंस है। लेकिन मेरे भाई ये कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। हम कैसा मान के चल रहे हैं, तो हम यहां पर श्रेणी क्रम मान के चल रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, इसके बैटरी के साथ इसको कनेक्शन कर दीजिए, यहां एक बैटरी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात बताइए मेरे भाई कि जब कभी भी श्रेणी क्रम में आप जोड़ते हैं तो क्या होता है, कहेंगे सर करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर चलेगा तो जितना इसमें करंट जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा। इस पूरे सर्किट में करंट, जो टोटल करंट यहां से निकलेगा वही करंट हमारा फ्लो करेगा। यानी अगर कोई भी चीज मेरे पे ध्यान रखना, कितना भी तार लगा हुआ फर्क नहीं पड़ता, अगर श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा हुआ है तो करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह बात आपको ध्यान रखना। हाँ, ये अलग बात है मेरे भाई कि इसमें वोल्टेज V1, इसमें वोल्टेज V2, वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो कहेंगे इसमें जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हमारा अलग अलग हो जाएगा, वोल्टेज हमारा अलग अलग होगा। यहां पर वोल्टेज हमारा अलग अलग होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, लेकिन करंट यहां पर नियत रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी परिस्थिति में अगर हम लोग देखते हैं मेरे भाई, तो हम यहां पर समानांतर क्रम की बात करते हैं, और जब कभी भी समानांतर क्रम की अगर बात करते हैं तो इसी को पार्श्व क्रम भी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, दोनों आपका चलेगा। तो जब समानांतर क्रम की हम बात करते हैं मेरे भाई, इसके लिए हमारा क्या होगा, एक रेजिस्टेंस हमारा यहां है 2 ओम का, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा नीचे में बना देते हैं, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा। और एक और दोनों रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, इसमें कितना ओम है, तो कहेंगे ये हमारा 2 ओम का है। ये कितना ओम का है मेरे में, तो कहेंगे यहां पर 4 ओम का है। और इसको अगर किसी बैटरी के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो बैटरी यहां लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे भाई ये कंसेप्ट हमारा कहता है कि समानांतर क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो इसी का जस्ट हमारा उल्टा हो जाएगा। तो अब मेरे भाई जो करंट होंगे ना वो अलग अलग होंगे, करंट का मान अब हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई जो वोल्टेज यहां पर अलग अलग हो रहा था, वोल्टेज अलग अलग होने का मतलब है कि वोल्टेज का मान कांस्टेंट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। डबल काटा हुआ है यहां पर मेरे भाई, करंट इसी का जस्ट उल्टा यहां पर होता। अगर यहां करंट कांस्टेंट, यहां करंट का मान बदलेगा, और यहां पर हमारा वोल्टेज तब क्या होगा कि यहां पर वोल्टेज कांस्टेंट होगा। जितना वोल्ट बैटरी का होगा उतना ही हमारा इसमें वोल्टेज, उतना ही इसमें वोल्टेज होगा, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात मेरे भाई, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, तो यहां पर 2 ओम और हमारा 4 ओम की बात कही जा रही है। हम लोग पढ़ते हैं इसको मेरे भाई, समानांतर क्रम में जब हम इसको जोड़ते हैं तो कह रहा है इनमें समान धारा प्रवाहित होती है। जब समानांतर क्रम में जोड़िएगा तो समान धारा कैसे होगा, धारा तो बदल रहा है, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है। तो मेरे पहला स्टेटमेंट तो हमारा किसी भी सूरत में यहां पर गलत हो गया, ये तो आंसर हम लोग नहीं करेंगे। अगला कहता है कि श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो इनमें समान धारा प्रवाहित होगी। तो मेरे भाई अगर हम श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं, इसको ऐसे करके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा समान होगा, धारा का मान नियत होगा, धारा का मान कांस्टेंट होगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई किसी भी सर्किट में, किसी भी रेजिस्टेंस में धारा हमारा समान रूप से बहेगा, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। अगला देख लेते हैं, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं, इसके सिरे पर समान विभवांतर कह रहा है। मेरे भाई अगर श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं, करंट का मान तो एक समान होगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। यहां कह रहा है मेरे भाई कि समान विभवांतर मिलेगा, समान वोल्टेज मिलेगा, जो कि गलत हमारा दे रखा है। यानी कहने का मतलब है ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत थे, एक ही स्टेटमेंट आपका सही था। और उस परिस्थिति में इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा ये कहीं ना कहीं यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होंगे मेरे भाई ये क्या होंगे, तो कहेंगे यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे करके हम लोग आंसर नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ब्रॉडबैंड की बात कही गई है। एक बात बताइए मेरे भाई कि जब ब्रॉडबैंड की बात करते हैं तो ब्रॉडबैंड हमारा एक उच्च क्षमता का संचरण हमारा करता है। तो मेरे भाई जो ब्रॉडबैंड हमारा होता है, अगर ब्रॉडबैंड की बात करें, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते होंगे तो आप नाम सुने होंगे ना, ब्रॉडबैंड का नाम सुने होंगे। तो मेरे भाई इंटरनेट जो ब्रॉडबैंड हमारा होता है ये राउटर के साथ हमारा चलता है। दूसरी बात ये वायरलेस होता है, जिससे आप मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं ना, वायरलेस हमारा होता है। तो जो हमारा ब्रॉडबैंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए ज्यादा दूरी तक वो कैच कर लेता है। तो मेरे भाई जब कभी भी हमारे सामने में ये चीज आएगा तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि जिस आवृत्ति की हम बात करते हैं ये हमारा वाइड रेंज का हमारा होता है। ये मेरे भाई कैसी आवृत्ति का होगा, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी वाइड रेंज का होता है, ये ज्यादा दूरी तक कवर कर लेता है। अगर आप घर में वाईफाई लगा लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि घर से बहुत दूर तक आपका वाईफाई काम कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। और वही हमारा क्या है, तो वही मेरे भाई हमारा ब्रॉडबैंड कहलाता है। तो ब्रॉडबैंड एक हमारा क्या, तो वायरलेस इंटरनेट होता है, कनेक्शन होता है। ब्रॉडबैंड हम किसको कहते हैं, तो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन को कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। ये हमारे लिए क्या कहेंगे, इसको हम लोग सीधा कहेंगे ये हमारा यहां पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन हमारा होता है। और हम सीधा कहेंगे मेरे भाई इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई ये वाइड रेंज का होता है। ये कैसा होगा कहेंगे, हमारा सीधा सीधा कहेंगे ये वाइड रेंज का होता है। वाइड रेंज कहने का मतलब मेरे भाई ज्यादा दूरी तक में फैला हुआ हमारा काम ये करेगा। इसीलिए ऐसी परिस्थिति मेरे भाई वाइड रेंज के साथ जाएंगे। वाइड रेंज हमारा यहां जो टर्म लिखा हुआ दैट इज इंपॉर्टेंट, व्यापक श्रेणी लिखा हुआ उसका मीनिंग हिंदी में इंग्लिश मीनिंग हमारा यही होता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ये करेंगे, उच्च श्रेणी नहीं कहेंगे, कम श्रेणी नहीं कहेंगे, हाई लो के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग वाइड रेंज के जानेंगे। मेरे भाई आपने सुना होगा, नाम भी आपने सुना होगा कि जैसे कि मान लेते हैं कि इंटरनेट के भी अलग अलग नाम होते हैं। हम घर में इंटरनेट का यूज करते हैं, हम शहर में इंटरनेट यूज करते हैं, वाईफाई या फिर हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं मेरे भाई। तो इस तरह की जो चीजें आती है तो ये भी हमारा वाइड रेंज वगैरह को बताता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कम से कम इतना समझ लीजिए कि वैसी फ्रीक्वेंसी जिसका रेंज जो होगा वाइड होगा, ज्यादा दूरी तक होगा, उसी को हम ब्रॉडबैंड कहते हैं। और ब्रॉडबैंड हमारा क्या तो कहेंगे, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसके सहारे हम किसी भी चीज से कनेक्ट हो पाते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला मेरे भाई क्वेश्चन आपका दे रखा है और कहता है कि वस्तु पर किया गया कार्य है, कह रहा है मेरे भाई कि वस्तु पर किया गया कार्य हमारा किस पर निर्भर नहीं करता है। एक बात बता दीजिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो हमारा होगा वो किस पर निर्भर नहीं करता, ये बोला गया। बताइए किस पर निर्भर नहीं करता है। मेरे भाई कार्य की अगर हम बात करते हैं ना तो कार्य की अपनी कंसेप्ट है और उसको समझना है, उसी वे में समझना है। तो मेरे भाई कह रहा है कि किस पर कार्य नहीं करता, कार्य हमारा किस पर निर्भर नहीं करता है। तो एक बात आप समझ लीजिए मेरे भाई कि कार्य बराबर हमारा क्या होता है, कार्य बराबर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे बल गुना में विस्थापन होता है। तो एक बात तो यहां पर मेरे भाई हम लोगों को दिख रहा है, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमारा होता है और इस जनरल फार्मूला को भी आप ध्यान में रखिएगा, यूज आपका हो जाता है। तो मेरे भाई ये होने के लिए बल और विस्थापन दोनों का होना जरूरी होता है। इसके एक मैथमेटिकल फार्मूला भी है मेरे भाई, आप उसको ध्यान रखेंगे और उसको पढ़ते हैं एफ एस कॉस थीटा की टर्म में देखते हैं। तो यहां पर अगर जब आप आइएगा तो ये कार्य होने की, ये हमारा वर्क है और वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमारा वर्क ही हमारा कार्य होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेरे भाई इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ध्यान रखना, यहां पर बल भी है, विस्थापन भी है और बल विस्थापन के बीच में जो एंगल होता है उसी को थीटा हम कहते हैं। इसका मतलब मेरे भाई किसी भी चीज को आप खींचने के लिए क्या करते हैं, बल लगाते हैं। और किसी भी चीज को खींचने के लिए अगर मान लेते हैं इधर की ओर आप अगर बल लगाते हैं तो मेरे भाई एक जाहिर सी बात है कि आगे की ओर विस्थापित होगी तो इसमें विस्थापन होगा। तो बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल थीटा होता है उस पर भी कहीं ना कहीं हमारा कार्य निर्भर करता है कि कितना ये आगे जाएगा। इसका मतलब है बल पे निर्भर करेगा, विस्थापन पर भी करेगा और बल और विस्थापन के बीच में जो कोण होता है उस पर भी कहीं ना कहीं ये निर्भर करता है। तो मेरे भाई आप अगर देखना चाहते हैं तो आप सीधा कहेंगे सरकार जो हमारा निर्भर करेगा विस्थापन भी करेगा, हम कहेंगे बल और विस्थापन के बीच जो हमारा कोण होगा उस पर भी करेगा, बल पर भी करेगा। लेकिन मेरे भाई इस बात को बताइए कि कहीं पर उस वस्तु के द्रव्यमान की बात हो रही है, कहीं पर देख रहे हैं इसमें कहीं पर वो द्रव्यमान का फॉर्मूला ही नहीं है, इसलिए द्रव्यमान से कोई मतलब हमारा नहीं है। तो कह रहा कि बताइए किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो सीधा कहेंगे ऑप्शन बी पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन बी में द्रव्यमान है, द्रव्यमान से उसको कोई मतलब नहीं है। तो मेरे भाई कार्य अगर निर्भर करेगा किस पर करेगा, बल पे करेगा, विस्थापन पर करेगा, ज्यादा कैसा बल लग रहा है उस पर निर्भर करेगा। अगर मेरे भाई घर्षण बल अगर लग रहा है तो हम कहेंगे कार्य निगेटिव होगा, अगर कहेंगे श्यान बल लग रहा है तो कार्य निगेटिव होगा। याद रखना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है मेरे भाई, घर्षण बल और श्यान बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। और एक बात और बता देते हैं, कोई भी चीज अगर कोई भी वस्तु सर्कुलर मोशन में होता है, सर्कुलर मोशन में वृत्ताकार गति करता है, फिर भी कहेंगे कार्य का मान 0 होता है। ये सब टेक्निक है, आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात मेरे भाई कार्य होने के लिए बल के साथ विस्थापन भी होना जरूरी होता है। और भी चीजें आपके सामने आएगी कि कार्य मैक्सिमम कब होगा, जिधर विस्थापन, जिधर बल लग रहा अगर उधर ही वस्तु का विस्थापन हो जाएगा उसी दिशा में, तो हम कहेंगे कार्य मैक्सिमम होता है। कार्य मिनिमम कब होगा मेरे भाई, जब बल हमारा इधर लग रहा है, विस्थापन हमारा पीछे हो रहा है, तो हम कहेंगे कार्य हमारा मिनिमम होता है। और कार्य 0 कब होगा, जब बल और विस्थापन दोनों लंबवत हो जाता है, तब हमारा कार्य का मान 0 होता है। तो अलग अलग केसेस आपके पास। कोई अगर बोलेगा बताओ मैक्सिमम कार्य कितना होगा, तुरंत आप कहना मैक्सिमम कार्य की बात करते हैं ना, तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे मैक्सिमम कार्य हमारा फॉर्मूला ये होगा। मिनिमम कार्य का सर फॉर्मूला क्या हो, डायरेक्ट कहेंगे मिनिमम कार्य का फॉर्मूला सर क्या होगा, माइनस एफएस लगा देंगे। मैक्सिमम कार्य का फॉर्मूला ये होगा, मिनिमम का ये होगा। और जब मैक्सिमम कार्य का फॉर्मूला ये मिलता है तो मेरे भाई थीटा का मान कितना डिग्री होता है, कहेंगे 0 डिग्री होता है। और अगर मिनिमम अगर मिलता है तो थीटा का मान कितना होगा, कहेंगे थीटा का मान 180 डिग्री होता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन तो कई रूप में आपके सामने आ सकता है, जहां पर जिसका रिक्वायरमेंट है आप लगा करके आप आंसर कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखना कार्य मेरे भाई कभी भी किसी भी वस्तु के
द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को आप हमेशा के लिए ध्यान में, हाँ भार पर निर्भर करेगा, क्योंकि भार एक प्रकार का बल होता है, उस पर निर्भर करेगा, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। इंजेक्शन बैच का एक आपको लगा हुआ है, और ये इंजेक्शन बैच आप देखते होंगे टीजीटी साइंस के लिए हमारा होता है। और टीजीटी साइंस के लिए सबसे अहम बात तो यह है कि ये क्लासेस आपकी लगातार अभी चल रही है, और बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए 9-10 के लिए जो टीजीटी साइंस है, इसमें मेरे भाई एक क्लास आप देखिएगा, आपको यहां पर इसी में जीएस के साथ में आपको मिलेगा, जो कॉमन पेपर है उसके साथ भी आपको ये मिल जाएगा। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइएगा, तो इंजेक्शन बैच आपको 3 तरह का मिलेगा, 6 to 8 के लिए मिलेगा, 6 to 8 9-10 के लिए मिलेगा, 9-10 टीजीटी साइंस के लिए मिलेगा, और 9-10 टीजीटी साइंस का कॉम्बो के साथ भी आपको इस तरीके से मिल जाएगा, जो जिसमें टीजीटी साइंस के साथ में आपको कॉमन पेपर भी वहां पर मिल जाएगा। तो मेरे भाई ये बैच इंजेक्शन बैच के नाम से आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, कंप्लीट साइंस, जिसमें हम आपको थ्योरी भी कराएंगे और साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी कराते चले जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी। अब बताइए, ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जितना डिस्कशन हम करेंगे उतना कम होगा, क्योंकि मेरे भाई इस क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बट हम उतना ही करेंगे जितना से हमारा भी काम चल जाना है। मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर बोला कि कौन सा उपकरण हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो कंसेप्ट दिया है वो किसने दिया, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की अगर हम बात करते हैं, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम, इसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का। लेकिन आपको ध्यान रखना, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का जो कंसेप्ट दिया है वो किसने दिया है, तो मेरे भाई कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये माइकल फैराडे ने इसका कंसेप्ट दिया है। इसका कंसेप्ट किसने दिया, तो कहेंगे माइकल फैराडे ने इसका कंसेप्ट दिया, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है मेरे भाई कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमारा होता है, इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित जो हमारे उपकरण होते हैं, इसी पर आधारित जो उपकरण हमारे होंगे वो कौन होंगे, तो मेरे भाई इसी विद्युत उपकरण पर, इसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हमारा कोई अगर काम करता है, इसी प्रिंसिपल पर जो हमारा काम करता है वो कौन करता है, वो आप जान लीजिए। तो मेरे पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हमारा कौन काम करता है, तो सीधा कहेंगे हमारे ट्रांसफार्मर काम करता है। हमारा कौन काम करता है, कहेंगे ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई हम लोग जो देखते होंगे जनरेटर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उस जनरेटर की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई कई बार क्वेश्चन आपके पूछेंगे, जनरेटर बोल दे या फिर डायनेमो भी अगर बोल देता, कई बार डायनेमो बोल देगा, इसीलिए मेरे भाई ध्यान रखना, अगर डायनेमो भी अगर बोल देता तो आप यही आंसर्स करेंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई कि जब कभी भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आई लिखा हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। ये कंसेप्ट मेरे भाई माइकल फैराडे ने दिया है, और इन सभी एप्लीकेशंस में वो हमारे, इन सभी डिवाइसेस में उस एप्लीकेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए मेरे भाई किस में इस्तेमाल करेंगे, तो जनरेटर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किस में करेंगे, तो सीधा कहेंगे कि सर ये जनरेटर में इस्तेमाल होता है। और ऐसी परिस्थिति में क्वेश्चन का जो आंसर हमारा होना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर ये गैल्वेनोमीटर जो हमारा है ये क्या करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, उसके बारे में भी आप जान लीजिए, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम गैल्वेनोमीटर की अगर बात करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर भी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा होता है। लेकिन याद रखना मेरे भाई ये क्या करता है, किसी भी वायर में करंट है कि नहीं है उसकी स्थिति का पता लगाता है। और मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि विद्युत धारा की स्थिति का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसमें, क्योंकि विद्युत धारा की बात करते हैं, और विद्युत धारा की स्थिति का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, विद्युत धारा की स्थिति का पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको किसी भी सूरत में लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आपको आना चाहिए। विद्युत धारा, अगर कहेंगे विद्युत धारा बह रहा है कि नहीं, वायर में बह रहा है कि नहीं बह रहा है, उसका पता लगाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई ये बात आपको किसी भी सूरत में आपके जहन में होना चाहिए, विद्युत धारा की स्थिति का यहां पर इससे हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। विद्युत धारा का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर हम सीधा कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात मेरे भाई ध्यान रखना है, ये गैल्वेनोमीटर हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो भी आप जान लीजिए। तो मेरे भाई ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर हमारा आधारित होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा हुआ रहता है। जैसे ही आप करंट दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल पैदा होता है, और चुंबकीय बल क्या करता है, तो टॉर्क पैदा करता है। जब टॉर्क पैदा करता है तो निडिल मेरे भाई ऐसे घूमने लगता है। करंट अगर आगे की ओर जा रहा है तो निडिल आगे भागेगा, करंट अगर इधर की ओर भाग रहा है तो निडिल इधर
की ओर भागेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं मेरे भाई कि इससे हम विद्युत धारा की स्थिति का पता तो लगाते ही लगाते हैं, साथ ही साथ मेरे भाई ध्यान रखना है कि इसी से हम और एक काम करते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं, विद्युत धारा की दिशा का भी इस्तेमाल करते हैं, विद्युत धारा की दिशा का भी पता लगाते हैं। इससे मेरे भाई विद्युत धारा की दिशा का भी हम पता लगाते हैं, दिशा का भी पता लगाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना है। विद्युत धारा का दिशा भी पता लगाते हैं, ये दोनों के दोनों बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। इससे विद्युत धारा की दिशा का भी पता लगाते हैं, और ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, दोनों अलग अलग चीज है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई गैल्वेनोमीटर तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन ये दोनों पॉइंट आपको किसी भी सूरत में ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो मेरे भाई क्वेश्चंस होता है, आपको पूछेगा और आपको बताना भी पड़ेगा। अगर हम बल्ब की बात करते हैं तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ये विद्युत धारा के किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो विद्युत धारा की ये ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है मेरे भाई। और आप देखिएगा, जैसे ही आप बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कीजिएगा, तो देखिएगा जैसे ही आप बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी भेजिएगा, बल्ब गर्म हो जाएगा, बल्ब के फिलामेंट गर्म हो जाएंगे, इतना गर्म बल्ब का फिलामेंट हो जाएगा मेरे भाई, अपने आप चमकने लगता है, लाइट देने लगता है। इस बात को ध्यान रखना, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। और विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव का जो कंसेप्ट है मेरे भाई, ये किसने दिया है? इसका कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये कंसेप्ट मेरे भाई ध्यान रखना, जूल नामक साइंटिस्ट ने दिया है। ऊष्मीय प्रभाव का कंसेप्ट जूल नामक साइंटिस्ट ने दिया है। और ये माइकल फैराडे वाला कंसेप्ट भी आपसे पूछेगा, ध्यान रखेंगे। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में और स्टेट के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो यही क्वेश्चन है, और इसी तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मेरे भाई जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इसको समझना है, और ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। कहता है कि निम्नलिखित अवतल दर्पण की बात कही गई है। मेरे भाई सबसे पहले तो आपको ये चूज करना पड़ेगा कि दर्पण हमारा कौन सा है। तो हम यहां पर अवतल दर्पण को रिमार्क करेंगे और अवतल दर्पण के बारे में ही सोचेंगे। और कहता है कि आपतित प्रकाश की किरण निम्न में से कौन सा हमारा सही है, यह आपसे बोला गया है। क्या यह सही है, क्या यह सही है, क्या यह सही है, क्या यह सही है, क्या यह सही है? मेरे भाई इसमें एक चीज की खासियत है, समझना गौर से, जो मैं डायग्राम्स बना रहा हूं अपने आप आंसर आ जाएगा। मेरे भाई अवतल दर्पण की बात करेगा ना, तो सबसे पहले आप ऐसे अवतल दर्पण, चम्मच के आकार का अवतल दर्पण बना देना। इसमें दो को सतह होता है, एक आपका सतह पेंट किया हुआ, एक सतह आपका इधर से रहता है जिधर हमारा वस्तु रहता है, हम उधर की बात करते हैं, इधर परावर्तक सतह कहते हैं। इस दर्पण के बीचों बीच जो लाइन पास करता है, याद रखना, उसी को प्रधान अक्ष कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई कि जब इसके बीचों बीच पास करेगा ये प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष जब इसके बीचों बीच पास करता है तो इस दर्पण के सतह पर 90 डिग्री कोण बनाती है उसमें। तो मेरे भाई जब भी हमारा मुख्य अक्ष दर्पण के बीचों बीच पास करेगा, तो याद रखना इस दर्पण के सतह से यहां पर कितने डिग्री कोण बनाती है, तो 90 डिग्री कोण। ये भी एक कंसेप्ट है, क्योंकि इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो काम आपका नहीं चलेगा, ध्यान रखना है। अब मेरे भाई इस बात को समझना है कि अवतल दर्पण की हम बात कर ली है, अवतल दर्पण हमारा कुछ ऐसा दिख गया है, और यहां पर हम क्या कहेंगे, तो ये हमारा पोल होगा, क्योंकि कर्व हमारा ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ, जिधर मुड़ा हुआ रहेगा उधर ये सेंटर होता है। इसका मतलब मेरे भाई ये सेंटर है, और सेंटर और पोल के बीच में क्या होगा कि यहां पर हमारा मुख्य फोकस होता है। अब समझिएगा मेरे भाई, आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है उसी के हिसाब से हम यहां पर काम करने वाले हैं। अब यहां पर उसी के हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना, तो हम एक ऐसी प्रकाश की किरण हम यहां पर गिरा रहे हैं जो मेरे भाई समतल दर्पण, हम सॉरी समतल, ऐसी प्रकाश की किरण को हम उस पर जाकर टकरा रहे हैं, वैसी प्रकाश की किरण को हम जाकर के टकरा रहे हैं जो प्रकाश किरण हमारा प्रधान अक्ष के कैसी है, तो समानांतर जाके टकराती है। मेरे भाई प्रधान अक्ष के समानांतर जाकर के कोई भी किरण अगर टकराती है, तो ये दर्पण का कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट को जिंदगी में नहीं भूलिएगा। क्या कहता है मेरे भाई, अगर प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण जाके टकराती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, टकराने के बाद जो किरण निकलेगी ना, टकराने के बाद जो ये किरण निकलती है, सीधा इसके मुख्य फोकस से पास करती हुई निकलती है। ये एक कंसेप्ट है मेरे भाई, इसी को आप समझना है। यानी कि अगर इसके समानांतर जितनी भी किरणें जाके टकराएंगे, जितने भी किरणें इसके समानांतर, कौन इसके समानांतर, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जितने भी किरणें जाके समानांतर टकराएंगे, टकराने के बाद हमेशा वो मुख्य फोकस से ही पास करेंगे, चाहे जितनी भी किरणें काय नहीं हो। तो मेरे भाई आप यहां पर, यहां जो पूछा गया वही चीज पूछा गया। यहां देखिए, ये हमारा प्रधान अक्ष हमारा है, चूंकि यहां पर पोल है, यहां फोकस है, यहां पर हमारा वक्र। अब ऐसे समानांतर किरण आई, अब कहता कि यही रह जाएगा, ये तो बिल्कुल निहायत गलत होगा मेरे भाई, इसके बारे में तो अच्छा, ये आपका ऐसे दिखाया गया कि हमारा ऐसा है, लेकिन चित्र ए से देखना है, चित्र सी से देखना है, चित्र डी में देखना, चित्र बी में, इसमें डिसाइड करना है, उसमें आपको डिसाइड नहीं करना, डिसाइड इसमें करना है। अब देखिए यहां पर कोई, ये प्रधान अक्ष हमारा है, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा होगा ना, इस लाइन को प्रधान अक्ष कहते हैं। मेरे भाई एक बात बताइए, दर्पण भी दिख रहा है, अब कह रहे हैं कोई भी प्रकाश किरण जैसे अगर इस पर टकराएगी, तो टकराने के बाद कहता है
था कि ये हमारा ऐसे निकल जाएगी, फोकस यहां है, निकलेगी यहां से। मेरे भाई ये पॉसिबल है? फोकस से पास करना चाहिए था, बिंदु से पास करना चाहिए था, पास कर गया उससे पहले। तो मेरे भाई ये पहला तो हमारा नहीं होगा। यहां पर देखिए टकराने के बाद किससे, तो 2f से पास कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। टकराने के बाद किससे पास करना चाहिए, f से पास करना चाहिए था। यहां मेरे भाई जिस रास्ते से वो गया, जिस रास्ते से वो गया, उस जिस रास्ते से गया उसी रास्ते में ये रिटर्न आ रहा था, ये भी हमारा नहीं होगा। अगर मेरे भाई प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी किरणें जाके टकराती है तो टकराने के बाद ये प्रधान अक्ष है, ये बीचों बीच वाला लाइन प्रधान अक्ष है, जहां पर सेंटर और फोकस जहां पोल को दिखाया गया है। अगर इस प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी किरणें जाके दर्पण पे टकराती है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से पास करती है। इसका ये मेरे भाई ये नियम है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये सिर्फ हमारा सही है, ना तो मेरे भाई ए सही था, ना तो हमारा बी सही था, ना तो हमारा सी सही था, ना तो हमारा यहां पर हमारा केवल डी सही है। इसलिए मेरे भाई तीसरा जो हमारा सी है, सी ऑप्शन हम लोग राइट करेंगे, क्योंकि चित्र डी जो हमारा ये वाला डी जो हमारा फिगर है ये हमारा सही है। कुछ ऐसा ही फिगर आपका बना हुआ है। तो मेरे भाई जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है कि आपसे नहीं होगा। और उल्टा भी इसका रिवर्स भी हमारा हो जाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, बता दीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश की किरण समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। बताइए समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है, ये भी मेरे भाई एक आपके अच्छे क्वेश्चन है। अगर हम अवतल दर्पण की बात करेंगे ना, तो अवतल दर्पण हमारा कैसा होता है? अवतल दर्पण हमारा कुछ ऐसा होता है, ये हमारा अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के बीचों बीच जो लाइन हमारा पास करेगा उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे में प्रधान अक्ष हमारा होता है। हाँ, इसके प्रधान अक्ष के अनुदिश अगर कोई किरण आपतित होगी तो इसी रास्ते में रिटर्न हो जाएगी। चूंकि मेरे भाई ये 90 डिग्री कोण बनाता है यहां पर, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन हम लोगों को आगे पढ़ना और हम लोग को आगे समझना कि क्या कहता है। तो मेरे भाई एक बात समझ लीजिए, एक बात तो हम लोग को यहां पर समझ में आ गया कि सर अगर यहां पर हमारा ये पोल है तो सेंटर इधर होगा, सेंटर उधर नहीं होगा। जिधर मुड़ा हुआ है कर्व उधर सेंटर होता है। तो मेरे भाई सेंटर हमारा इधर होगा, सेंटर और पोल के बीच में क्या होगा कि यहां पर मुख्य फोकस होता है। अब मामला क्या है मेरे भाई, कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आपतित प्रकाश की किरण, इसका मतलब है मेरे भाई हम सभी लोग क्या करते हैं यहां पर, यहीं पर क्या कहते हैं, एक बिंदु स्रोत को लगा देते हैं। ये मान लेते हैं कि इस जगह पर हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर हम बल्ब को फिट कर दिया है। अब यहां पर बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकलेगी, दर्पण पर टकराएगी। बताइए इस कंसेप्ट को मेरे भाई जानना है। तो बल्ब से जितने भी प्रकाश हमारा निकलेगी दर्पण पे टकराएगी। तो मेरे भाई बताइए फोकस से पास करते हुए जाके टकराती है तो फिर ये हमारा प्रधान अक्ष से समानांतर हो जाती है। पहले वाला का जस्ट उल्टा हो जाएगा, समानांतर जाके टकराएगा तो टकराने के बाद फोकस से पास करेगा, और फोकस से जाते हुए अगर टकराएगा तो फिर समानांतर हो जाएगा। तो मेरे भाई इससे जितने भी किरणें ऐसे करके हमारा जितने भी प्रकाश की किरणें निकलेगी टकराने के बाद मेरे भाई वो फिर समानांतर हो जाती है। इसका ये बेसिक कंसेप्ट होता है। तो मेरे भाई आपसे वही कह रहा था, अब ये दोनों पैरेलल हो गया, हमारा क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें हमारा हो गया। तो कहता है किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। तो मेरे भाई ये समानांतर प्रकाश पुंज है। ये कैसा प्रकाश पुंज है, समानांतर है। आपतित हुई, ये बना परावर्तित हुई, आपतित हुई, परावर्तित हुई। तो ये परावर्तित है, ये सीधा वाला परावर्तित है, ये आपतित वाला है। तो मेरे भाई ये समानांतर हमारा यहां पर बनता है। तो ये केवल और केवल किसमें होगा, तो कहेंगे अवतल दर्पण में ऐसा पॉसिबल है, उत्तल दर्पण में हमारा नहीं होगा। अगर मेरे भाई अवतल दर्पण में ये पॉसिबल है तो लेंस में किसमें होगा, तो अवतल दर्पण की तरह कौन काम करता, तो मेरे भाई उत्तल लेंस काम करता है। इसीलिए यहां पर दोनों को कंसीडर करेंगे। अगर अवतल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है। मेरे भाई इस बात को भी समझ लीजिए कि जो उत्तल दर्पण हमारा होता है और ये उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की जोड़ी होती है, इस बात को ध्यान रखना। लेंस में बोलेगा तो अवतल और दर्पण में बोलेगा तो उत्तल, इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है। और अगर अवतल दर्पण में अगर अवतल है तो लेंस में हमारा उत्तल होना चाहिए प्रॉपर्टी सेम होने के लिए। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये उत्तल दर्पण में हमारा नहीं होता है, ये केवल अवतल दर्पण में ऐसा होता है। इसलिए हम कहेंगे अवतल दर्पण अगर आंसर होगा तो उत्तल लेंस भी हो सकता है। और इस परिस्थिति में आंसर क्या करेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। बाद बाकी मेरे भाई इसमें से कोई आंसर हमारे नहीं होंगे, चेक कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला हमारा कहता है निम्नलिखित में से उपधातु के गुणधर्म हमारे कौन से, ही आपको बताने हैं। मेरे भाई एक बात बताइए, ये तो बच्चा जानता है उपधातु की बात कही गई है, और उपधातु यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स भी होते हैं। और अगर हम लोग सर हमको बैच लेना है साइंस का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, दिया जी अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना तो आप नियुक्ति बैच में चले जाइए। हम थोड़ा नियुक्ति बैच के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं एकदम
बेफिक्र होकर के मेरी क्लासेस कीजिएगा, मस्त तरीके से आपको सारे कंटेंट देंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इस नियुक्ति बैच में मेरा टारगेट है मेरे भाई कि 4000 प्लस क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। अगर 4000 प्लस एमसीक्यू कराएंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि इसमें आपको किस तरीके से हम कराएंगे। तो इसमें हमारा दो तरह का क्वेश्चन हमारा होगा। इसमें हम मिसलेनियस भी कराएंगे, ध्यान रखना मिसलेनियस होगा, और मिसलेनियस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस आपके मिक्स करके देंगे। और दूसरी बात है मेरे भाई इसमें चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस आपका होगा, इसमें चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस होगा, ध्यान रखेंगे। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन में फिजिक्स का अलग चैप्टर, केमिस्ट्री का अलग और बायो का अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे और उसके डिस्कशन कराएंगे। तो मेरे भाई अभी तो इसमें मिसलेनियस हम करा रहे हैं, लेकिन आगे चल करके हम इसमें चैप्टर वाइज भी कुछ क्वेश्चन करा देंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, पहले हम उसी चैप्टर को कराएंगे। कम से कम उस चैप्टर का क्वेश्चन कर लीजिएगा तो उस चैप्टर आपका कमांड हो जाएगा। तो मेरे भाई हम इसमें से टारगेट करेंगे कौन चैप्टर कराना। इन आए बाएं कुछ पढ़ा रहे हैं, मेरा वो तरीका नहीं है, मेरा वही तरीका है मेरे भाई चैप्टर वाइज भी अगर क्वेश्चन कराएंगे, उस चैप्टर के क्वेश्चन कराएंगे जो चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछता है, उसी चैप्टर को हम पहले टारगेट करेंगे। तो नियुक्ति बैच मेरे भाई आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये मिलेगा, और इसमें बेहद खूबसूरत तरीके से हम ये क्लासेस करा रहे हैं। ये एप्लीकेशन पर ये क्लासेस मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आप जैसे ही सर्च कीजिएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाएगा, नियुक्ति बैच सर्च कीजिएगा तो आपको 4000 क्वेश्चन वाला ले लेना है। ध्यान रखिएगा 4000 वाला जो रिसेंट का 4.0 का है, नियुक्ति बैच 4.0 के लिए आपको दिखेगा। इस क्लासेस को ज्वाइन करना है और आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो मेरे भाई ये हमारे क्या है, तो यहां पर प्रैक्टिस के लिए होता है, और अगर किसी को थ्योरी की क्लासेस करनी है तो इंजेक्शन बैच अभी जस्ट रिसेंट में शुरुआत हुआ है। और अगर आपको लगता है कि हमारा पढ़ा हुआ कुछ चैप्टर होना चाहिए, पहले का 2-4 महीने पहले का पढ़ा हुआ चैप्टर होना चाहिए, तब आप अखंड ज्योति बैच से जुड़िएगा। और अखंड ज्योति बैच में आप देखिएगा कि वहां पर भी आपकी क्लासेस लगभग 60-70 क्लासेस हम करा चुके हैं। आपको लगता है कि घर में बैठ करके वो वीडियो हम पूरा देख देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री हम खुद उसमें आपको पढ़ा रहे हैं, बढ़िया तरीके से कराए हैं, और इतनी बढ़िया तरीके से कराएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आप स्कोर एकदम हाई लेवल में करिएगा। और साथ ही साथ हम कोशिश किए हैं कि बायोलॉजी में भी एक अच्छे टीचर से आपको क्लासेस करवाने का, और अगर मेरे भाई वहां से अगर नहीं होता है तो बायोलॉजी का सपोर्ट मेरे तरफ से रहेगा, और हम आपको नियुक्ति बैच के माध्यम से हो या फिर अलग से भी कुछ पढ़ा करके हम आपको करेंगे। अखंड ज्योति बैच हो या इंजेक्शन बैच हो, आपको बेहतरीन तरीके से वहां पर क्लासेस आपको मिलेगा। तो थ्योरी के लिए आप इंजेक्शन बैच, नहीं तो अखंड ज्योति बैच, और प्रैक्टिस के लिए आपको नियुक्ति बैच पर क्लासेस करनी, और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मेरे भाई एक बात बताइए कि पीरियोडिक टेबल जब हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग उपधातु की बात करते हैं, और उपधातु की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसी में जर्मेनियम होता है, इसी में हमारा बोरोन भी होता है, इसी में हम कहते हैं सिलिकॉन होता है, इसी में टेलेडियम होता है, इसी में पोलेनियम हमारा होता है, इसी में मेरे भाई हमारा यहां पर कहेंगे एंटीमनी भी होता है, आर्सेनिक भी हमारा होता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं मेरे भाई यहां पर हमारा तो कहेंगे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब हमारा होता है। तो आप ध्यान रखना बस 7 को हमारा होता है, बोरोन हो गया, जर्मेनियम होगा, सिलिकॉन हो गया, और यहां टेलेडियम पोलेनियम की बात करते हैं, और एक हमारा कोई होता है मेरे भाई बता दीजिए। तो यहां पर हम कहेंगे जो उपधातु होते हैं, इसी में जर्मेनियम और सिलिकॉन की जब बात करते हैं ना, तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या है? ये दोनों के दोनों हमारे सेमीकंडक्टर है। ये दोनों के दोनों हमारे क्या है मेरे भाई? तो याद रखना है, ये दोनों के दोनों हमारे सेमीकंडक्टर है। यानी सेमीकंडक्टर कहने का मतलब ये अर्धचालक के कैटेगरी में आता है, ये चालक नहीं है, ये मेरे भाई अर्धचालक के कैटेगरी में आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किस कैटेगरी में आएगा? तो कहेंगे इसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ये औधात्वर्धनीय नहीं होता। औधात्वर्धनीय हमारा कौन होता है? तो कहेंगे सोना चांदी वगैरह होता है, सिल्वर हो गया, यहां पर सोना की बात करते हैं। इलास्टिक नहीं होगा, ये अर्धचालक के रूप में हमारा होता है। तो मेरे भाई ये 7 होते हैं, और सातों के सातों हमारे अर्धचालक के रूप में, यहां पर हम कहेंगे अर्धचालक के रूप में हमारा सेमीकंडक्टर रूप में अगर देखिएगा तो जर्मेनियम और सिलिकॉन इसी में आपको मिलेगा। तो उपधातु के अंदर जो गुण होते हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर के गुण होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, इसको अर्धचालक कहते हैं। अगला मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका जो दे रखा है, कहता है कि निम्न कार्बनिक यौगिक में नाम का प्रत्यय अगर अल लगा हुआ है, मेरे भाई अल लगा हुआ, अल्डिहाइड की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? तो हम अल्डिहाइड के साथ जाएंगे। अगर अल्कोहल की बात करेंगे, सबका अपना एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ये तो हमारा हो भी नहीं करेगा। अगर बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्कोहल होता है, तो देखिए प्रोपेनल लिखते हैं, इथेनॉल लिखते हैं, इथेनॉल लिखते हैं। तो समझना गौर से, अगर कहीं पर मेरे भाई ऐसा लिखा हुआ है तो समझना इसका मतलब क्या है। अगर कहीं पर इथेनॉल लिखा हुआ, इथेनॉल लिखा हुआ, इसका मतलब OL लगा हुआ, और OL हमारा किसका? तो कहेंगे ये अल्कोहल के लिए होता है।
ये किसके लिए होगा? तो मेरे भाई हम कहेंगे अल्कोहल के लिए होता है। इस बात को ध्यान, अल्कोहल का हमारा क्या होता है कहेंगे, ये जो हमारा यहां पर लगा हुआ है जिसको हम यहां पर प्रत्यय कहते हैं, इसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं मेरे भाई। हमारा अल्कोहल में अगर देखेंगे तो ये हमारा अल्कोहल में यहां पर क्या होता है कहेंगे, जो भी अल्कोहल होगा उसके लिए ओएल लगता है। अगर हम यहां पर बात करते हैं प्रोपेनल की बात करते हैं या इथेनल की बात करते हैं, एक हमारा ये भी होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये हमारा इथेनल होता है, इथेनल एल लगा हुआ है, तब ये एल्डिहाइड के लिए होगा, इस बात को ध्यान रखना। तब ये किसके लिए होगा? तो कहेंगे यहां पर एल्डिहाइड्स की हम बात करते हैं, हमारा एल्डिहाइड्स के लिए हो जाएगा। तो एल अगर लगा हुआ है तो समझ लेना वो एल्डिहाइड है, ओएल लगा हुआ है तो इसका मतलब अल्कोहल है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई आपको एल लगा हुआ अगर मिलेगा तब हम एल्डिहाइड कहेंगे, और एल्डिहाइड का फंक्शनल जो हमारा होता है यूनिट हमारा क्या होता है कहेंगे, सीएचओ होता है। अल्कोहल के लिए ओएच होता है, ध्यान रखेंगे। कीटोन के लिए सी डबल बॉन्ड हमारा ओ होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसे ही मेरे भाई हमारे होते हैं, सबके अपने अपने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH हमारा होता है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो मेरे भाई सबसे आसान है और बहुत बार पूछा भी गया है। कह रहा है कि किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग का हमारा होता है? तो मेरे में कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट हमारा क्या लवण है? कॉपर सल्फेट हमारा रंग लवण है, और वो कैसा रंग देता है कि वो नीला रंग का देता है। इसका मतलब मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। CuSO4 क्यों? इंजेक्शन बैच मेरे भाई यही है। इसमें आपको 6 to 8 9 10 जिनका 6 to 8 9 10 दोनों होगा वो लिख करके यहां से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी और बेहतरीन तरीके से हम इसमें टाइम देकर के आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, आप कर लीजिएगा, बहुत हद तक आपके काम में आएगा। अगर हम नींबू के रस की बात करते हैं उसका पीएच मान लगभग कितना होता है मेरे भाई, तो आप याद रखना जो नींबू का रस होता है उसमें साइट्रिक एसिड होता है। हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम नींबू की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हम नींबू की बात करते हैं, तो मेरे भाई नींबू में क्या होता है कि इसमें साइट्रिक एसिड होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। इस नींबू में कौन सा एसिड होगा कि इसमें साइट्रिक एसिड हमारा होता है, और किसी भी एसिड का जो पीएच मान हमारा होता है वो लगभग 7 से क्या होता है कि यहां पर 7 से कम होता है। लेकिन मेरे भाई इसका जो पीएच मान हमारा होता है वो कितना होता है, तो ये हमारा लगभग 2 के बराबर होता है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना। तो मेरे भाई अगर 7 से कम अगर पीएच मान होगा तो 9 नहीं होगा, 7 से कम होगा तो ये नहीं होगा, इसका मतलब यही होने की संभावना। आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो कहीं यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे मेरे भाई बोला कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। मेरे भाई जब मिश्रण की बात होती है ना, तो ठोस, द्रव और गैस तीनों को मिलाकर के मिश्रण होता है। कई तरह का ठोस हो सकता है, कई तरह का द्रव हो सकता है, कई तरह का गैस हो सकता है, सबको मिलाकर के मिश्रण। लेकिन मेरे भाई एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको कोई कहता है कि बताओ मिश्रण का डेफिनेशन क्या है, अगर मिश्रण किसको कहते हैं, तो मेरे भाई मिश्रण कहने का मतलब हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। और अगर मिश्रण की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, किसी भी चीज का अगर कोई मिश्रण होता है ना, तो उसमें निश्चित अनुपात में कोई भी चीज नहीं होता है। इसका मतलब है मेरे भाई 2 या 2 से अधिक चीज को हम क्या मिलाते हैं, तो कहेंगे 2 या 2 से, ध्यान रखना 2 या 2 से अधिक की बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई 2 या 2 से अधिक पदार्थ की बात करते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ यदि अनिश्चित अनुपात में हमारा मिला होता है, निश्चित अनुपात नहीं, हम अनिश्चित अनुपात की हम बात करते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ की बात करते हैं, और ये किस में अनिश्चित, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित, मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे अनिश्चित मात्रा में अगर मिली होती है। मेरे भाई 2 या 2 से अधिक पदार्थ यदि अनिश्चित मात्रा में अगर मिली होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसी को हम लोग कहते हैं यहां पर मिश्रण कहते हैं। तो यहां पर एक टर्म हम आपके सामने में यूज किए हैं मेरे भाई, पदार्थ का, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, और वह कैसे मिला हुआ है, तो यहां पर हमारा अनिश्चित में मिला हुआ है, तो इसी को हम मिश्रण कहते हैं। मेरे भाई ये टर्म ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अनिश्चित मात्रा में ये हमारा मिला हुआ है, इसी को मिश्रण कहते हैं। लेकिन पदार्थ का मतलब क्या होगा, पदार्थ का मतलब मेरे भाई ठोस होता है, पदार्थ का मतलब हमारा क्या होता है, द्रव भी हो सकता है, और पदार्थ का मतलब हमारा क्या होता है, हमारा गैस भी हो सकता है। यानी कि मेरे भाई ठोस, द्रव और गैस तीनों मिश्रण बना सकता है, जबकि पदार्थे मिश्रण बनाएगा तो ठोस, द्रव, गैस क्यों नहीं बनाएगा। केवल ठोस बोलेगा गलत है, केवल द्रव बोलेगा गलत है, तो ठोस, द्रव और गैस हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे भाई अनिश्चित अनुपात बोलिए तो ज्यादा सही रहेगा, यहां अनिश्चित मात्रा नहीं, आप अनुपात ले लीजिए, यहां पर अनिश्चित अनुपात की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा सही है। तो मेरे भाई ये ज्यादा एप्रोप्रिएट सही हमारा लैंग्वेज होगा। तो अगर पदार्थ की बात करें तो पदार्थ कुछ हो सकता है, पदार्थ हमारा कुछ भी हो सकता है। सर पीआरटी बैच, नियुक्ति बैच पीआरटी के लिए है या नहीं? दिव्या जी अगर आपको पीआरटी के लिए क्लासेस करनी, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं हम सभी को कहना चाहते हैं, अगर पीआरटी के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो एक क्लासेस हम आपको बताते हैं, और वो क्लासेस आपके लिए जान होगा। लेकिन मेरे भाई अगर जिनको लगता है कि साइंस हमको करना है, मैं आपको जो कह रहा हूं उस बात को मेरे भाई समझना गौर से, अगर लगता है कि हमको पीआरटी करना है तो आप इसमें से नियुक्ति बैच में से मेरा 1000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन तुम अगर कर लेते हो ना,
तुम्हारी पीआरटी मेरे भाई आर पार हो जाएगा। अगर तुमको लगता है कि हमको अगर पीआरटी भी निकालना है, 6 to 8 भी जानना है, 9 10th भी जानना है, मेरे भाई इसमें सभी लेवल के क्वेश्चंस को हम सेट करके रखते हैं। अगर आपकी पीआरटी भी है ना, तो आप दिलो जान से जुड़िएगा। ज्यादा नहीं, आप 2000 भी क्वेश्चन अगर कर लेते हैं ना मेरा पढ़ाया हुआ शुरुआती से, समझ लेना कि साइंस में तुम मेरा पार हो जाएगा, साइंस में तुम मैक्सिमम स्कोर करोगे। तो मेरे भाई दुनिया के किसी भी एग्जाम के लिए हमारा ये नियुक्ति बैच यूजफुल होगा, हम आपको पहले ही कह दे रहे हैं। अगर पीआरटी है कर सकते हैं, 6 to 8 है कर सकते हैं, 9 10th है कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर एक जगह आपको फायदा ही पहुंचाएगा, कभी कभी नुकसान कभी नहीं कर सकता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, टीजीटी साइंस का सिर्फ क्वेश्चन सर, देखिए टीजीटी साइंस का सिर्फ क्वेश्चन देने से नहीं होता है, हमारा जो मेरे भाई उसमें एनालिसिस है, हम उसके हिसाब से ही क्वेश्चन देंगे, ताकि मेरे भाई मुझे कल के डेट में आप ये ना कहो कि सर आपका क्वेश्चन नहीं लड़ा। एक एक क्वेश्चन मेरे भाई नहीं आपको लड़ा देंगे, एक एक क्वेश्चन नहीं लगेगा कि आपको देखा हुआ। ऐसा जब तक ऐसा ना लगेगा कि एग्जाम देकर के आइएगा आप सीधा कहिएगा सर एक एक क्वेश्चन वहीं से था कहीं और से नहीं था, ऐसा आपको फील हो जाएगा और रहेगा भी मेरे भाई। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इससे पहले भी जो हमारी क्लासेस चली है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, पिछला नियुक्ति बैच भी हम कराए थे, इस बार भी आप लोगों के लिए करा रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि हमको करना तो आप जाकर के जुड़ करके करिए। एक बेहतरीन क्लास का मेरे भाई सबको इंतजार होता है और सभी को सही कंटेंट सही जगह पर नहीं मिलता है। अगर सही कंटेंट सही चीज चाहिए तो आप आइए नियुक्ति बैच में, आपको एक से एक अच्छे क्लासेस उसमें देखने को मिलेगा। मंडे से और भी पिकअप पकड़ेगा, मंडे से और भी बेहतरीन तरीके से वो क्लासेस आपका होने जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई। एक क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 0.0 ग्राम अणु हमारा एक दे रखा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, एनटीपी पर उसका आयतन कितना होगा। मेरे भाई केमिस्ट्री में एक चीज हम लोग पढ़ते हैं कि 1 ग्राम, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं तो मेरे भाई पढ़ते हैं हम लोग कि 1 मोल जो गैस का आयतन होता है ना, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है। तो मेरे भाई 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन कहां पर, एट 1 मोल गैस का आयतन हम कहते हैं एट एसटीपी पर हम बात करते हैं, कहां पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, एट एसटीपी पर कितना होता है। तो याद रखना है 22.4 लीटर होता है मेरे भाई, ये आयतन का यूनिट होता है। और ये डेटा जो है तुमको याद जब तक नहीं रहेगा तब तक ऐसे क्वेश्चन तुमसे बनवे नहीं करेगा। और इसको याद रखना है कि 1 मोल अगर गैस का आयतन एसटीपी पर अगर देखते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर देखते हैं, या फिर इसी को आप एनटीपी कह दीजिए, दोनों में चलेगा मेरे भाई। आप एसटीपी कहिए या फिर इसी को आप एनटीपी कहिए, दोनों में चलेगा, इसलिए कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना लीटर तो इतना लीटर हमारा होता है। तो मेरे भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्या इसमें से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा दे रखा है, क्या इसका मोल हम नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे भाई। बताइए इसका मोल अगर निकालना चाहेंगे तो मोल हमारा क्या होता है, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास होता है। मास डिवाइडेड बाय क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। ये हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का। कितना ग्राम दे रखा है मेरे भाई, तो ये इसका मास है। इसका मतलब मास कितना, 0.0 हमारा 2 ग्राम मास दे रखा है। और आपको हाइड्रोजन की बात अगर करता है मेरे भाई, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन को हम लोग H2 से दिखाते हैं। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या हमारा, चूंकि हाइड्रोजन का मेरे भाई द्रव्यमान संख्या 1 होता है, लेकिन दो को हाइड्रोजन, इसलिए 2 गुना 1 हमारा 2 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल हमारा कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जब 2 से डिवाइड करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 0.0 हमारा 1 आ जाएगा। ये हमारे मोल आ गए। तो मेरे भाई 1 मोल में जब इतना होगा तो बताइए इतने मोल में कितने होंगे, क्योंकि आपको इतने ग्राम में पूछा गया तो मोल में हमारा होता तो हम कहेंगे यहां से हम मोल निकाल लिए। अगर मोल निकाल लिए तो 1 मोल में जब इतना है, इतने मोल में कितने होंगे मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग को यहां पर n बराबर 0.1 मोल में हम लोग को पता करना है। इतना मोल में हमको पता करना है कितना होगा, कुछ नहीं करना है, सीधा सा फंडा मेरे भाई। इसी में अगर हम गुना कर देते हैं कितना से, 0.01 से, तो इधर अगर हम गुना करेंगे तो इधर भी करेंगे 0.01 से। अब वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, आपके सामने में आ जाएगा कितना होगा मेरे भाई। अब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। तो आप सीधा कहेंगे सर 22 हमारा कितना, कहेंगे 22.4 है, इसको गुना कर देते हैं कितना से, 0.01 से गुना कर देते हैं। और ये सर फाइनली हमारा कितना आ रहा है, कहेंगे 0. हमारा यहां पर 224 हमारा लीटर आ रहा है। इतना लीटर आ रहा है। अब मेरे भाई इसको मिलीलीटर में आपको आंसर करना है। तो कोई भी चीज लीटर में है उसको मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे भाई 0.224 अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे यहां पर 10 के पावर 3 हमारा इतना मिलीलीटर हमारा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये मेरे भाई 224 हमारा मिलीलीटर होगा। यानी कहने का मतलब है कि 0.01 मोल गैस का जो आयतन हमारा होगा, क्योंकि 1 में इतना से गुना किया
है, तो 0.01 मोल में गैस में जो आयतन होगा हमारा 224 मिलीलीटर होगा। मेरे भाई 224 मिलीलीटर हमारे ऑप्शंस में है ही नहीं, यानी ऑप्शंस में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हम कहेंगे आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ई होगा। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से किसी को दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ई जो होगा आपका राइट हो जाएगा। बताइए मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन की बात कही गई है, जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो रासायनिक परिवर्तन जैसे मेरे भाई आप समझिए, आप क्या कीजिए, कागज में आग लगा दीजिए, कागज में आग लगाइए तो कागज जल करके राख हो जाता है। मेरे भाई एक नया पदार्थ बनता है कि नहीं बनता है? तो अगर वो नया पदार्थ बना रहा है तो मेरे भाई एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तो हम कहेंगे एक रासायनिक परिवर्तन हमारा होता है। अब यहां पर कहता है कि पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, जब हमारा यहां पर हम कहते हैं जैसे केमिकली वो चेंज हो जाता है, आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज ही पूछता है, इसका मतलब पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन आ जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरा हमारा यहां पर कह रहा है मेरे भाई कि रासायनिक परिवर्तन के साथ हमारा क्या होगा, पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन आ जाएगा। दो स्टेटमेंट तो हमारे यहां पर सही है। इंथैल्पी की बात हम कर लेते हैं और हमको लगता है कि इंथैल्पी का भी मामला हमारा सही होता है, और इंथैल्पी भी हमारा यहां पर क्या हो सकता है, तो सही हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई वो भी हमारा यहां पर सही है, ध्यान रखेंगे। यहां पर इंथैल्पी में भी परिवर्तन हमारा हो जाता है। अगर इंथैल्पी में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब क्या समझते हैं, किसी भी चीज में आप किसी भी चीज को आप गर्म करते हैं, मेरे भाई आप ऐसे समझिए, इंथैल्पी में परिवर्तन कहने का मतलब होता है ये चेंज इन इंथैल्पी हमारा कैसे होता है। चेंज इन इंथैल्पी उतना डेप्थ में हम आपको लेकर के नहीं जानेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे मेरे भाई कि चेंज इन इंथैल्पी हमारा किसके बराबर होता है। क्योंकि जो चेंज इन इंथैल्पी हमारा होता है उसको डेल्टा यू से दिखाते हैं, सॉरी डेल्टा एस से दिखाते हैं। और ये किसके बराबर होता है, तो चेंज इन इंथैल्पी हमारा किसके बराबर होगा, कहेंगे एमसीपी डीटी के बराबर होता है। एमसीपी डीटी हमारा एक यह होता है। और जब कभी मेरे भाई रासायनिक परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे चेंज इन इंथैल्पी का परिवर्तन भी हमारा हो जाता है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन होगा तो तापमान में परिवर्तन होगा तो इंथैल्पी में भी परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई हम ये कह सकते हैं, यहां पर हमारा तापमान दे रखा है, तो इंथैल्पी में परिवर्तन में तापमान, रासायनिक परिवर्तन मतलब तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन कहने का मतलब मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, कहेंगे हमारा इंथैल्पी में भी परिवर्तन हो जाएगा। ये भी हमारा क्या होता है, किसी भी निकाय का इंथैल्पी में परिवर्तन हमारा हो सकता है। और भी इंथैल्पी की कई रूल्स हमारे आते हैं, उस रूल्स को भी हम लोग यहां पर समझेंगे। आगे रहने देते हैं, अभी हम कहेंगे तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या तो यहां पर सही है। उपयुक्त में से क्या करेंगे मेरे भाई, एक से अधिक हो जाएगा, डी आंसर्स को राइट करिएगा। आगे चलते हैं, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति और उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है। मेरे भाई हमारे पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट सजा हुआ है वो परमाणु संख्या के आधार पर सजा हुआ है, और परमाणु संख्या किससे डिफाइंड होता है, प्रोटॉन की संख्या से डिफाइंड होता है। बताइए इसमें न्यूट्रॉन होगा क्या, नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन होगा क्या, नहीं होगा। पॉजिट्रॉन होगा क्या, नहीं होगा। इसमें होगा क्या, तो कहेंगे यहां पर प्रोटॉन होगा। मेरे भाई किसकी संख्या पर निर्धारित होगी, प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या ही हमारा किसको डिसाइड करता है, कहेंगे परमाणु संख्या की हम बात करते हैं। आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये परमाणु संख्या की हम बात करते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या नहीं तो परमाणु संख्या करेक्ट होता। आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जाएंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मेरे भाई मच्छर से फैलता है। मेरे भाई मच्छर से कौन सा डिजीज फैलता है ये आपको बताना है, कौन सा बीमारी मच्छर से फैलता है ये आपको बताना है। बताइए मेरे भाई कौन सा बीमारी मच्छर से फैलता है। हमारे सामने में मेरे भाई यहां पर इस क्वेश्चन के वजह से आंसर करेंगे तो फाइलेरिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, एक मच्छर का नाम होता है जिसका नाम है क्यूलेक्स स्पेसीज मच्छर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा क्यूलेक्स स्पेसीज मच्छर होता है, इस बात को ध्यान रखना है। और इसी क्यूलेक्स स्पेसीज मच्छर से क्या होता है, इसी से मेरे भाई ध्यान रखना है, इसी क्यूलेक्स स्पेसीज मच्छर से क्या होता है, कहेंगे यहां पर हमारा फाइलेरिया होता है। इसी से फाइलेरिया होता है, इस बात को आप ध्यान रखें, इसी से फाइलेरिया होता है। एक तो मेरे भाई ये हो गया, दूसरा बात याद रखना, दूसरा हमारा क्या होता है, एक हम लोग नाम सुनते हैं उचेरिया बोनक्राफ्टी प्रोटोजोआ होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मेरे भाई ये मैं बता रहा हूं आपको, यहां से भी क्वेश्चन आता है। उचेरिया बोनक्राफ्टी की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो उचेरिया बोनक्राफ्टी की हम बात करते हैं। ये जो उचेरिया बोनक्राफ्टी होता है मेरे भाई, ये प्रोटोजोआ होता है। उचेरिया बोनक्राफ्टी हमारा क्या कहते हैं, यहां पर प्रोटोजोआ होता है, और इस प्रोटोजोआ से भी क्या होता है, फाइलेरिया होता है। इसी से मेरे भाई क्या होगा कि यहां पर इससे भी हमारा फाइलेरिया होता है। और फाइलेरिया हमारा क्या, तो कहेंगे हाथी पांव को क्या कहते हैं हम लोग, फाइलेरिया कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप सतर्क रहिए मेरे भाई। अगर क्यूलेक्स स्पेसीज मच्छर से बोलेगा तो फिर भी हमारे आंसर सही है, अगर वुचेरिया बोनक्राफ्टी प्रोटोजोआ से बोलेगा तो फिर भी आंसर हमारे सही है। तो मेरे भाई मच्छर के द्वारा अगर फैलेगा तो हम लोग कहेंगे इसमें से मच्छर के द्वारा फैलने वाला बीमारी कौन सा है, ये मच्छर के द्वारा फैलने वाला बीमारी फाइलेरिया होता है। अगर बात करते हैं मेरे भाई घेघा रोग का,
तो हम लोग जानते हैं घेघा रोग हमारा आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो कहेंगे यहां पर आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। और अगर किसी में आयोडीन की कमी है तो समझ लीजिए मेरे भाई उसमें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है। किसकी कमी है? तो कहेंगे यहां पर थायरोक्सिन हार्मोन की उसमें कमी हो गई। अगर किसी में मेरे भाई थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है तो आप समझ लीजिए कि उसमें आयोडीन की कमी होगी और उनको कैसा रोग हो जाता है? उनको घेघा रोग हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये ग्वाइट्री इसी को हम लोग कहते हैं। तो मेरे भाई ये आयोडीन की कमी से होता है, ये किसी मच्छर से नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं निमोनिया का। मेरे भाई निमोनिया जो होता है ये बच्चे में होता है और ये बैक्टीरियल डिजीज होता है, इस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये कैसा डिजीज? कहेंगे हमारा बैक्टीरियल डिजीज है। ये कोई मेरे भाई यहां से हम सीधा कहेंगे मच्छर से नहीं होता, ये बैक्टीरिया से हमारा होता है। तो ये भी हमारे आंसर नहीं होंगे, ये भी हमारे नहीं होगा। तो आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, निमोनिया से फेफड़ा खराब होता है मेरे भाई, फेफड़ा की ही बीमारी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सांस लेने में प्रॉब्लम उससे आता है। आगे चलते हैं मेरे भाई। कहता है कि यदि मेढक टिड्डे को खाता है, मेढक किसको खाता है? टिड्डे को खाता है, तो ऊर्जा स्थानांतरण हमारा कैसा होता है? एक बात बताइए मेरे भाई, हम लोग जानते हैं कि अगर हम सभी हरे पेड़ पौधे की अगर हम बात कर ले, यहां पर सभी हरे पेड़ पौधे की हम बात कर ले, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं इसको हम उत्पादक के श्रेणी में रखते हैं। ये हमारा प्रोड्यूसर होता है। इसको हम उत्पादक कहते हैं, ये हमारा उत्पादक होता है। इस बात को ध्यान रखना, प्रोड्यूसर होता है। और हरे पेड़ पौधे को खाने वाला कौन होगा? कहेंगे कीट होगा। कीट को खाने वाला कौन होगा मेरे भाई? कहेंगे यहां पर मेढक होगा। तो आपको समझना है जो कीट हमारा यहां पर दे रखा है मेरे भाई, अगर इस कीट की अगर बात करें, यदि मेढक टिड्डे को खाता है तो कीट हमारा जो होता है ये हमारा टिड्डा कहलाता है। कीट को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग टिड्डा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई टिड्डा को कौन खाएगा? तो मेढक खाता। तो ये आगे की ओर हमारा बढ़ रहा है। लेकिन मेरे भाई जब कभी भी हमारा इस तरीके से दे रखा होगा, ऊर्जा स्थानांतरण अगर हमारा पूछेगा तो हम कहेंगे ये हमारा प्रोड्यूसर हमारा होता है, इसको हम उत्पादक कहते हैं। ये हमारा उत्पादक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये हमारा उत्पादक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको क्या कहेंगे? तो प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता इसको हम लोग कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। इसको सेकेंडरी कंज्यूमर हम कहते हैं। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि हमारा कैसे हो रहा है, तो हम लोग को समझना है। यदि मेढक टिड्डे को खाता है, यदि मेढक टिड्डा को अगर खाता है मेरे भाई, तो बताइए ऊर्जा का स्थानांतरण हमारा किस दिशा में होगा? तो ऊर्जा का स्थानांतरण हमारा कहेंगे यहां पर उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ होगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, आप सीधा कह सकते हैं कि यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में होगा, या फिर हम कहेंगे उत्पादक से अपघटक। अपघटक की तो बातें नहीं करेंगे। अपघटक तो मेरे भाई बैक्टीरिया होता है जो सबसे लास्ट में होता है। तो ये ऑप्शंस तो हमारा किसी भी सूरत में यहां पर नहीं होगा। इसको तो हम सबसे पहले यहां से छाड़ देंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को अगर आप पढ़िएगा तो होगा क्या मेरे भाई? ये इसको खा रहा है। इसका मतलब प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की तरफ, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय। देखिए ये मेढक कीट को खा रहा है, लेकिन हमारा ऐसे करके हमारा ये बढ़ रहा था, फूड चेन हमारा ऐसे बढ़ रहा था। तो आपसे कह रहा है कि ऊर्जा का स्थानांतरण हमारा ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ध्यान रखना मेरे भाई कि कीट को मेढक कीट को खा रहा था, लेकिन हमारा ऊर्जा स्थानांतरण हमारा ऐसे हो रहा था, इसको एनर्जी मिल रहा है। इसका मतलब है मेरे भाई प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ऊर्जा संचरण हमारा, उस ऊर्जा स्थानांतरण हमारा इसमें होता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति बैच मेरे भाई यही है। जिसको भी लगता है कि नियुक्ति बैच हमने नहीं देखा है तो आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाएंगे, ऐसा ही आपको बैनर दिखेगा 6 to 8, 9, 10th के लिए, या 1 to 5 पीआरटी वाले जो बच्चे होंगे वो भी इस क्लासेस को कर करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई चुनिंदा क्वेश्चंस, बेहतर क्वेश्चंस हम आपको इसमें करा रहे हैं। आगे चलते हैं। छुई मुई जो हमारा पौधा होता है, अगर कोई छुई मुई पौधा होता है मेरे भाई, हमारा मिमोमेसेसी कुल फैमिली का हमारा होता है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण से संबंधित कथन आपको चूज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई गलत पढ़ना है आपको। तो एक बात बताइए, समतल दर्पण की जो बात आती है तो सबसे पहले तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है तो काम गड़बड़ हो जाएगा। समतल दर्पण की बात करते हैं मेरे भाई, ये कैसा प्रतिबिंब देगा? तो हमेशा याद रखना कि हमेशा ही काल्पनिक इमेज का निर्माण करता है, हमेशा काल्पनिक इमेज देता है। और काल्पनिक इमेज कैसा होगा? तो मेरे भाई आपको सीधा रखना है कि हमेशा काल्पनिक मतलब हमेशा सीधा इमेज बनाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है मेरे भाई, ये हमेशा पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब देता है। ये कैसा देता है? कहेंगे यहां पर पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब देता है। और तीसरा बात याद रखना कि समान आकार का प्रतिबिंब देता है। ये जैसा वस्तु होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब देता है। ये समतल दर्पण की कहानी होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो समतल दर्पण में दर्पण के पीछे इमेज बनता है, इसलिए हम कहते हैं काल्पनिक। हमेशा
काल्पनिक मतलब वास्तविक नहीं, हमेशा सीधा मतलब हमेशा सीधा ही रहेगा, उल्टा नहीं बनेगा। पार्श्व उल्टा का मतलब होता है मेरे भाई दर्पण के सामने खड़े होंगे तो दायां हाथ बायां दिखेगा, बायां हाथ दाहिना दिखता है, उसी को पार्श्व उल्टा कहते हैं। समतल दर्पण से कितना भी दूर चले जाए, कितना भी नजदीक आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, समतल दर्पण हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ये हमेशा ही बनाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। समतल दर्पण हमेशा ही समान आकार का प्रतिबिंब देता है, ना बड़ा देगा ना छोटा देगा, हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन को समझते हैं। कौन सा असत्य को गलत को चूज करना है? पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए, आंसर करके बताइए। कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, समान आकार का होता है। पहला स्टेटमेंट मेरे भाई राइट है, गलत को खोजना है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा को ही आभासी सीधा कहते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। समतल दर्पण में बड़े प्रतिबिंब हमारे पार्श्व उत्क्रम कह रहा कि नहीं होता है, यानी कि पार्श्व उत्क्रम कहने का मतलब पार्श्व उल्टा कह रहा कि नहीं बनता है। मेरे भाई हमने आपको लिखा है कि पार्श्व उल्टा यहां पर कह रहा कि नहीं बनता है, और हमने कहा है कि पार्श्व उल्टा हमारा बनता है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। जब गलत है तो यही आंसर करेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये स्टेटमेंट गलत था, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। तो ये पूरी तरीके से हमारा कह रहा है कि यहां पर नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। असत्य कथन हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, यही स्टेटमेंट हमारा यहां पर गलत है। तो छोटे छोटे सभी पॉइंट्स को हम लोग आगे की ओर लेके चलेंगे, और जानना हर चीज है। आगे चलते मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। एक बार फटाफट करके मेरे भाई बताएंगे। तेल जल की सतह पर पृष्ठ पर फैल जाती है, उसका कारण क्या है? मेरे भाई मैं आपको एकदम सीधा सा लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, और बहुत ही आसान तरीके से। एक बात याद रखना, कोई भी चीज अगर आसानी से फैल जाता है ना, तो समझ लेना उसका पृष्ठ तनाव कम है। कोई भी चीज अगर आसानी से फैल जाता है किसी भी सतह पर, समझ लेना उसका पृष्ठ तनाव कम है। जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है ना, वो फैलता नहीं है, वो बूंद बना लेता है, बूंद बना लेता है। इसलिए कहते हैं कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन के जो बबल्स बनते हैं वो भी हमारा गोलाकार होता है, कहेंगे वो भी हमारा पृष्ठ तनाव के कारण। अगर मेरे भाई किसी का पृष्ठ तनाव कम है, वो फैल जाएगा उस पर। अब यहां पर कह रहा है कि तेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? तेल को फोकस कीजिए। जल की सतह पृष्ठ पर क्या होता है? फैल जाता है। तो मेरे भाई तेल फैल रहा है कहां पे? तो पानी की सतह पर फैल रहा है, क्योंकि उस तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है। मेरे भाई तेल जल की अपेक्षा अधिक घना, तेल जल की अपेक्षा कम घना, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसीलिए हम कहते हैं वो फैल जाता है। ये एक रीजन है मेरे भाई, और इस रीजन को आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना पड़ेगा। बताइए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा कि नहीं होता? तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर हम पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना, पृष्ठ तनाव के कारण अगर हम बात करते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण हम कहते हैं कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। ध्यान रखना, अगर हम वर्षा की बूंद की अगर बात करते हैं, तो वर्षा की बूंद कैसी होती है? तो कहेंगे वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, यानी मेरे गोलाकार शेप का ऐसा हमारा बनता है, ऐसा गोलाकार शेप का बनता है, ऐसा गोलाकार शेप का बनता है, तो कहेंगे वह पृष्ठ तनाव के कारण ही बनता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे भाई इस पर एक और क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना कि पृष्ठ तनाव अगर मान लेते हैं किसी भी पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव होता है, किसी द्रव के अंदर पृष्ठ तनाव नहीं होता है। मेरे भाई याद रखना, पृष्ठ तनाव हमेशा द्रव की सतह पर होता है। ये कहां पर होगा? तो ये द्रव की सतह पर होता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे भाई हमारी थ्योरी की क्लासेस में मिलता है। अगर किसी का पृष्ठ तनाव देखना है तो द्रव की सतह पर होगा, द्रव के अंदर नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से रिलेट करके पूछ सकता है। दूसरी बात मेरे भाई ध्यान रखना है कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि तापमान के बढ़ने से क्या होगा, क्योंकि जब तापमान हमारा बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव का मान घटता है। तो तापमान के बढ़ने से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पदार्थ के अंदर हमारा पृष्ठ तनाव अगर होगा, तो उसका पृष्ठ तनाव का मान हमारा क्या होता है? यहां पर हमारा घटता है। और ध्यान रखना मेरे भाई, एक ऐसा तापमान आएगा जिस तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान 0 भी हो जाता है, और उसी तापमान को क्रांतिक तापमान भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने? मेरे भाई दूध को अगर मथना होगा तो हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, इसी को सूडो फोर्स कहते हैं। ध्वनि तरंग अगर संचरित नहीं करती तो निर्वात में नहीं करती है, क्योंकि मेरे भाई इसको माध्यम चाहिए। बिजली चमकने से केस जंगल में आग लग जाता है मेरे भाई, क्योंकि बिजली में हमारा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होती है, और वही हमारा उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। ध्यान रखेंगे। अल्फा किरणें निम्नलिखित में से कौन से कथन के लिए हमारा सही होगा, ये आपको बताना। मेरे भाई एक बात आप समझ लीजिए, अल्फा रे की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने आपको कई बार बोला है कि अल्फा रे की अगर बात करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ये कैसा होगा? तो मेरे में पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी इस पर जो भी चार्ज होगा वो कैसा होगा? कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। हम किस रे की बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर अल्फा रे की बात करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर मेरे भाई यहां पर हम बीटा रे की अगर बात करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये बीटा रे हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। ये कैसा होगा? तो सीधा कहेंगे ये हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई बीटा रे हमारा कैसा होगा?
कहेंगे नेगेटिवली चार्ज होता है, अल्फा रे हमारा कैसा होगा कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज हमारा होता है, और गामा किरण की अगर बात करते हैं जनरली फ्लो में यही पूछता है, तो मेरे भाई गामा रे की बात करते हैं तो ये चार्जलेस होता है। ये कैसा होगा तो कहेंगे हमारा यहां पर चार्जलेस होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो गामा मेरे भाई यहां पर आवेशहीन होता है। अब यहां पर समझते हैं, कह रहा है कि अल्फा किरण की बात कही गई है, और अल्फा किरण की बात कही गई मेरे भाई, तो अल्फा किरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है? तो ये धन आवेशित होंगे, बिल्कुल सही बात है। अल्फा रे मेरे भाई पॉजिटिवली चार्ज हमारा होता है, और कहता है कि विद्युत, कह रहा है ये विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होगा। जाहिर सी बात है मेरे भाई, अपोजिट चार्जेस हमारा अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। जिधर मेरे भाई ये पॉजिटिव है, जिधर नेगेटिव चार्ज मिलेगा उधर ही ये चल देगा। इसका मतलब हम कहेंगे ये भी स्टेटमेंट हमारा यहां पर करेक्ट है। यानी आप सीधा समझिए, अपोजिट चार्ज कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो बताइए अगर अल्फा पॉजिटिव है, ये किधर हमारा जाएगा? तो कहेंगे नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसलिए ये विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होगा, हमारा जिधर हमारा होगा उधर जाएगा। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ हमारा जाएगा। तीसरी बात कहता है ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कह रहा है कि कोई प्रभाव नहीं डालता है, जो कि मेरे भाई निहायत गलत है। फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होता है? कहेंगे जो फोटोग्राफिक प्लेट हमारा होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं मेरे भाई, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर कह रहा है कोई प्रभाव नहीं डालता है मेरे भाई, फोटोग्राफिक प्लेट की ओर ये जाता है। और हम कहते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट हमारा जो होता है वो हमारा क्या होगा कि उसमें नेगेटिवली चार्ज की तरफ हमारा जाता है। तो अल्फा रे का जो डिफ्लेक्शन होगा हमारा नेगेटिव प्लेट की ओर होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर जो फोटोग्राफिक प्लेट होगा उसमें नेगेटिव पॉजिटिव हमारा होता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है मेरे भाई, अगर अल्फा हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर बात करते हैं, इसमें पॉजिटिव भी हमारा होता है और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव भी हमारा होता है प्लेट। तो मेरे भाई पॉजिटिव प्लेट हमारा कौन सा कहेंगे? यहां पर पॉजिटिव प्लेट की हम बात करेंगे, और साथ ही साथ इसमें हमारा नेगेटिव प्लेट भी होता है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो किधर जाएगा? तो कहेंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। यहां कर कोई इफेक्ट नहीं डालता, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर गलत है तो यही आंसर हमारे होंगे, चूंकि असत्य कथन को चूज करना था, इसमें से आंसर करेंगे कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं है। क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट को जब हम लोग जोड़ते हैं तो वह फोटोग्राफिक प्लेट मेरे भाई नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल दोनों से जुड़ा हुआ रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो कंसेप्ट है उसकी जो व्याख्या की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थे, और उन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला था कि सूर्य ऊर्जा से हमारा जो प्रकाश ऊर्जा होता है उससे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उसमें दो टर्मिनल आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आता है। यानी कहने का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट दोनों होंगे, और जब भी अल्फा मुड़ेगा तो नेगेटिव तरफ मुड़ेगा, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे मेरे में परमाणु भार के आधार पर ही तो सबको जानना चाहिए। परमाणु भार हमारा सबसे अधिक किसका होगा? कहीं एल्युमिनियम, सबसे कम किसका? तो एल्युमिनियम का। कितना होता है? एल्युमिनियम का मेरे भाई कितना होगा? कहेंगे 27 होता है। लोहा का कितना होगा? कहेंगे लोहा का हमारा 56 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मेरे भाई कॉपर जो हमारा होता है, कॉपर जिंक कहते हैं ना, 29 यानी कि 60-65 के आसपास ये हमारा आएगा। ये हमारा कितना आता है? कहेंगे ये हमारा 63 आता है, इस ध्यान रखेंगे। द्रव्यमान संख्या चांदी जो सिल्वर होता है इसका कितना? तो कहेंगे 107 के आसपास होता है। मेरे भाई आपसे बोला गया है कि परमाणु भार के अनुसार तत्वों को सही क्रम में बढ़ते क्रम में सजाना है। बढ़ते क्रम में मतलब कि 27 के बाद 56, 56 के बाद 63, 63 के बाद 107, यानी मेरे भाई इसकी द्रव्यमान संख्या उसको सजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। गन मेटल मेरे भाई आपको ध्यान रखना, गन मेटल में 3 चीज हमारा इंक्लूडेड होता है, और तीनों चीज आपको ध्यान रखना कि गन मेटल की अगर बात करेगा तो कौन कौन सी जिसमें मिश्रण होता है। तो गन मेटल में तांबा, जस्ता और टीन होता है। तांबा होगा, जस्ता और टीन होता है। तांबा निकल नहीं होता, टीन इसमें होता है, इस बात को ध्यान रखें। तांबा यानी कॉपर, निकल और हमारा कॉपर, टीन और जिंक हमारा पाया जाता है गन मेटल में। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए एग्जाम का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये किसी भी एग्जाम के लिए मेरे भाई आपके लिए यूजफुल है। एग्जाम क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं और इसको ध्यान में रखना है। हम लोगों को मेरे भाई ईपीफाइट्स की बात कही गई है। तो ईपीफाइट्स हमारा वैसा पौधा होता है जो किसी दूसरे पौधे पर मेरे भाई ये ग्रो करता है, यानी उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। जैसे एक प्लांट ये है, इसी प्लांट पे दूसरा पौधा हमारा अगर ग्रो करता है, उसी पर अगर पलता बढ़ता है, लेकिन वो परजीवी नहीं है। ईपीफाइट्स हमारा परजीवी नहीं है। हाँ, ये बात है मेरे भाई कि उसी पर वो ग्रो करता है, उसी पर वो ग्रो करता है, यानी उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब मेरे भाई ईपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, जो अन्य पौधे पर मेरे भाई ग्रो करते हैं, अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। तो इसका मतलब उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, यानी उसको एक सहारा मिलता है मेरे भाई, उसी को मैकेनिकल सपोर्ट कहता है। सर के आंसर करेंगे। लेकिन मेरे भाई एक चीज हम आपको बता देते हैं, एक हमारा होता है हाइड्रोफोनिक्स। याद रखिएगा, आपके बीपीएससी एग्जाम में आने की संभावना है। अगर हम हाइड्रोफोनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोफोनिक्स भी हमारा क्या कहेंगे, ये भी हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे प्लांट है। हाइड्रोफोनिक्स
हाइड्रोपोनिक्स भी हमारा यहां पर कहेंगे प्लांट होता है। और याद रखना मेरे भाई, हाइड्रोपोनिक्स हमारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसको मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, इनके जड़ जो होते हैं मेरे भाई पानी में ही क्या होते हैं, तो हम कहेंगे ग्रो करता है, और ये पानी में, आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस तरीके से ये पानी में ही हमारा उगता है। और ये भी किसके कारण, तो कहेंगे इसमें भी मैकेनिकल सपोर्ट होता है। इसमें क्या होगा, कहेंगे ये भी हमारा मैकेनिकल सपोर्ट इसमें भी देखने को मिलता है, इसमें भी मैकेनिकल सपोर्ट होता है। और मे भी कि बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ सकती है या फिर इसके बारे में पूछ सकती है। एक हाइड्रोफाइट्स होता है जो जलीय पौधे होते हैं मेरे भाई, जलकुंभी वगैरह जलीय पौधा होता है, उसी को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। लेकिन ये हाइड्रोफोनिक्स है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसमें भी मैकेनिकल सपोर्ट होता है, ध्यान रखेंगे। और ये पानी के ऊपर ही, पानी में ही मिट्टी उट्टी नहीं रहता, उसी में ये ग्रो करता है। और किसी पौधे के ऊपर अगर हमारा होता है उसको इपीफाइट्स कहते हैं, पौधे के ऊपर पौधा मेरे भाई इपीफाइट्स होता है। ओरोबंकी खरपतवार जो होता है मेरे भाई तंबाकू की खेत में होता है, याद रखिएगा, खरपतवार है। और अगला है कि पौधे में एंजाइम की सक्रियता को कौन बढ़ाता, तो मैंगनीज बढ़ाता है, यानी मेरे भाई पौधे की एंजाइम की सक्रियता। अगला है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से क्या होता है, हमारे ब्लड में आरबीसी की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो मेरे भाई पॉलीसाइथेमिया डिजीज होता है। अगर आरबीसी की कमी हो जाएगी तो कहीं एनीमिया होगा। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी की अगर कमी हो रही, इसका मतलब एनीमिया हो रहा है, क्योंकि आरबीसी की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, चूंकि हीमोग्लोबिन में भी आरबीसी पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर किसी को ल्यूकेमिया अगर हो रहा है तो आप समझ लीजिए मेरे भाई डब्ल्यूबीसी हमारा यहां पर बढ़ रहा है। WBC की हम बात करते हैं, क्या बढ़ेगा मेरे में, तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे बढ़ रहा है, इसके सेल्स काउंट बढ़ते हैं तो ल्यूकेमिया होता है। अगर किसी में WBC की संख्या अगर कम हो जाती है तो याद रखना रोग प्रतिरोधी क्षमता उसका क्या होता है मेरे भाई, तो घट जाता है, क्योंकि WBC हमारा रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। यही बात कर रहे थे मेरे भाई, टीजीटी साइंस के लिए हमारा होता है, लेकिन टीजीटी साइंस में जिनको कॉमन पेपर भी चाहिए तो इंजेक्शन बैच उनके लिए भी अवेलेबल है। अगला मेरे भाई प्रोकैरियोट्स कोशिका की हम बात करते हैं। एक बात याद रखना मेरे भाई कि जो भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, अगर हम किसी की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है मेरे भाई, याद रखना इसमें केंद्रक वगैरह डिफाइंड नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होगा, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, इसमें मेरे भाई केंद्रक भी नहीं होता, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता। हाँ, प्रोकैरियोट से बना हुआ जो हमारा होता है इसमें क्या होता है, कहेंगे केवल और केवल राइबोसोम होता है। इसमें क्या होगा मेरे भाई, केवल राइबोसोम पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। केवल इसमें क्या होगा, कहेंगे केवल राइबोसोम्स पाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, इसमें क्या नहीं, केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, इसमें कुछ भी दूसरा चीज नहीं होता है, कुछ भी नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी कुछ नहीं होता है, ना तो मेरे भाई इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना ही इसमें क्या होगा, कहेंगे यहां पर गोल्जी बॉडी होता है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना तो इसमें गोल्जी बॉडी होता है। इसमें केवल और केवल राइबोसोम होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछता है। तो मेरे भाई प्रोकैरियोटिक सेल से जो बना हमारा होता है उसकी अगर हम बात करते हैं, हमारा उसमें केंद्रक वगैरह मौजूद नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब यहां पर आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल से जो बना हुआ जीव है वो मोनेरा होता है। कौन सा है मेरे भाई, तो कहेंगे वो मोनेरा संघ के जीव होते हैं। कौन सा है, तो याद रखना मोनेरा की हम बात करते हैं, और इंग्लिश में भी इसको हम लोग मोनेरा ही कहते हैं। तो मेरे भाई मोनेरा संघ के जो जीव होते हैं वो हमारे क्या, तो प्रोकैरियोट्स में आता है। अब बताइए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है इसमें औसत कथन को चूज करना, आपको जो गलत है उसको चूज करना है मेरे भाई। इसमें केवल एक ही गुणसूत्र होता है, ये सही है। इसका आकार भी बहुत छोटा होता है, यानी कि 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर आप समझ लेते हैं, और इसी को माइक्रोन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो छोटा भी होता है। दूसरी बात है मेरे भाई, इसी मोनेरा के अंतर्गत हमारा क्या आता है, इसी मोनेरा में हमारा क्या आता है, कहेंगे यहां पर ब्लू ग्रीन अलगी भी आता है। इसी में ब्लू ग्रीन क्या कहते हैं, इसी में ब्लू ग्रीन अलगी भी आता है, और इसी ब्लू ग्रीन अलगी को हम लोग क्या कहते हैं, तो नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। और जो नील हरित शैवाल होता है मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखना है कि जो नील हरित सवाल होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें क्या होगा, कहेंगे इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई इसमें क्लोरोफिल भी होगा। अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें हम कहेंगे क्लोरोफिल भी होगा। अगर इसमें क्लोरोफिल है, अगर क्लोरोफिल होगा, इसमें क्लोरोफिल होगा, अगर इसमें क्लोरोफिल है तो ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमारा भोजन बनाता है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा। इसका मतलब है ये हमारा क्या करेगा, तो कहेंगे फोटोसिंथेसिस करेगा। तो मेरे भाई एक बात बताइए कि यहां पर हमको कह रहा है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में औसत कथन को चूज करना है। कह रहा है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट हमारा उपस्थित होता है। तो क्लोरोप्लास्ट मोनेरा के किस में होगा, तो मोनेरा में बैक्टीरिया और बैक्टीरिया भी आता है, लेकिन मोनेरा में मेरे भाई कौन, तो कहेंगे ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको नील हरित सवाल कहते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो मेरे भाई पहला सही है, दूसरा सही है। तो क्लोरोप्लास्ट अगर उपस्थित इसमें है तो हम किसको मान के चलेंगे, तो हम कहेंगे ब्लू ग्रीन अलगी को मान के चलेंगे।
और इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर नील हरित शैवाल के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो नील हरित शैवाल होता है मेरे भाई, इसमें क्लोरोप्लास्ट हमारा होता है। इसमें क्या होगा कि इसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, चूंकि ये क्लोरोफिल पाया जाता है, ये हमारा अपना भोजन खुद बनाता है। इसका मतलब मेरे भाई ये भी सही है। गलत कौन है, तो असत्य कथन को चूज करना था। असत्य कथन हमारा कौन होगा, कि उनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई इस तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं। और आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई जाइए तो ज्यादा। हाँ, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी को ही कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है उस पर फोकस कल चल जोड़ों के दो हड्डियों के बीच जो मेरे भाई द्रव होता है। मेरे भाई एक बात बताइए, हम लोग के हड्डी हड्डी का जोड़ होता है ना, तो हड्डी हड्डी का जोड़ होता है, तो हड्डी हमारा एक सॉलिड होता है, और दो सॉलिड के बीच में क्या होता है, एक द्रव पदार्थ होता है, जो कि हमारा यहां पर क्या करता है, हड्डी को घिसने से बचाता है। हमारा जहां जहां ज्वाइंट्स होगा, एक हड्डी और दूसरे हड्डी का जहां जहां जोड़ होता है, चाहे घुटना का हो चाहे कोई भी हड्डी का जोड़ जहां जहां पर होगा, वहां पर मेरे भाई साइनोवियल फ्लूइड होता है। वो हड्डी हड्डी के जोड़ के बीच में होता है, हड्डी को घिसने से रोकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कौन सा है, तो कहेंगे साइनोवियल फ्लूइड होता है। हड्डी हड्डी के जोड़ के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। इम्यूनिटिक फ्लूइड जो हमारा होता है मेरे भाई, ये कहां पर होता है, तो ये फीमेल के अंदर होता है। और इम्यूनिटिक फ्लूइड अगर हम बात करते हैं यूट्रस में होता है। ये कहां पे होगा, तो याद रखना यूट्रस में होता है। और यूट्रस को हम क्या कहते हैं, तो यहां पर गर्भाशय कहते हैं। और मेरे भाई ध्यान रखना है, इस यूट्रस में क्या करता है ये फ्लूइड, आपको ध्यान रखना है, इसी फ्लूइड के चारों तरफ क्या होता है, कहेंगे यहां पर हम सीधा कहेंगे भ्रूण होता है, और भ्रूण का ग्रोथ होता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये सेरिबो स्पाइनल से स्पाइनल फ्लूइड होता है। हमारा जो स्पाइनल होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके आसपास में ये फ्लूइड होता है। लेकिन साइनोवियल फ्लूइड मेरे भाई बहुत फेमस होता है। हड्डी हड्डी के बीच बीच में जो जोड़ होता है उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, और वो क्या करता है, कहेंगे हड्डी को घिसने से बचाता है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मेरे भाई विषाणु जनित, सभी विषाणु जनित रोग को खोजना है। मेरे भाई ये तपेदिक, जो ट्यूबरक्लोसिस हमारा तपेदिक होता है, ये तो बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये यहीं पर छट जाएगा। हम कहेंगे यहां भी तपेदिक, ये भी हमारा छट जाएगा, तो ये नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई ये आंसर होंगे मम्स हमारा क्या कहेंगे, यहां पर वायरल डिजीज, वायरस के कारण, रेबीज भी वायरस से होता है, हर्पीज भी वायरस से होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा वायरल डिजीज है। अगला कहता है कि शक्कर में किण्वन के दौरान, मेरे भाई किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया जो कि शराब बनाने की प्रक्रिया होती है। और अगर हम किण्वन की बात करते हैं तो उससे इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। और इस किण्वन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, खमीर का इस्तेमाल करते हैं, और अवायवीय शोषण होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अल्कीन का कौन सा, मेरे भाई अल्केन अल्कीन अल्कान पढ़ते हैं ना, तो हम कहेंगे यहां पर अगर अल्केन की अगर बात करते हैं तो अल्केन में ए एन ई है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर हम अल्कीन की अगर बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और मेरे भाई अगर हम यहां पर अल्काइन की बात करते हैं, वाई एन ई अगर लगा हुआ, तो कार्बन कार्बन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां ट्रिपल बॉन्ड। तो मेरे भाई अल्कीन की बात कर रहा है, और अल्कीन जब आप देखिए तो ई एन ई लगा हुआ, ई एन ई लगा हुआ है। और जब ई एन ई हमारा होगा तो डबल बॉन्ड होगा, और आप आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डबल बॉन्ड, यानी कि हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सभी संबंध में सही से, मेरे भाई बैगनी रंग जो हमारा होता है, हमने आपको बोला ही था कि स्पेक्ट्रम को आप पढ़ लीजिए, घोट जाइए। VIBGYOR की बात करते हैं। इसका वेवलेंथ हमारा क्या होगा, कि इसका वेवलेंथ हमारा मैक्स होता है, और इसका जो वेवलेंथ होगा हमारा क्या होगा मेरे भाई, इसका वेवलेंथ हमारा मिनिमम होता है। तो बैगनी तो यही ना होता है, वायलेट को बोलते हैं मेरे भाई, इसका तरंगदैर्घ्य हमारा सबसे कम होता है। तो यहां पर बोला गया है कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य के संबंध में सही कौन सा है, कहेंगे इसका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से हमारा कम होता है, बिल्कुल सही बात है। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो इससे कम तो किसी का नहीं होगा, इसका सबसे कम होता है। इसका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से मेरे भाई अधिक होता है, बिल्कुल गलत है। इसका तरंगदैर्घ्य लाल रंग से कम और पीला रंग से अधिक होगा, मेरे भाई सबसे कम होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, एक एक स्टेटमेंट सही था, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आज का मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, और एग्जाम में आने की संभावना 100% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन आएगा। 100 अभी तक नहीं आया है, लेकिन तुम लिख लेना, चिपका लेना दिमाग पर। मैं लिख के देता हूं मेरे भाई, 6 to 8 है, 9 10th है, PRT है, किसी ना किसी में ये क्वेश्चन नहीं आया तब तुम कहना, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने अहम है, तुमको हम बता नहीं सकते हैं। इसीलिए मेरे भाई मैं आपको कहता हूं कि आप हमेशा मेरे भाई कोशिश कीजिए कि आपको वैसे टीचर के साथ मेहनत करना चाहिए, जो टीचर आपको पूरी तरीके से परिपक्वता के साथ आपको एनालिसिस के साथ क्वेश्चन कराता है। आप वैसे टीचर के साथ पढ़िए जो ये बता देगा कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है,
वो एक्सपीरियंस से आता है, वो नए टीचर में कभी पैदा हो ही नहीं सकता है। उनको कम से कम मेरे भाई 2 4 5 साल लग जाएगा उस चीज को डेवलप करने में। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है एक अच्छा जो अवशोषक होता है वो एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ये स्टेटमेंट किसका है मेरे भाई? ये किरचॉफ्स का स्टेटमेंट है। ये किरचॉफ्स नामक साइंटिस्ट ने बोला था। क्या बोला था उसके बारे में चर्चा हम कर देते हैं। मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखना है कि जब हम इसको पढ़ते हैं कहां पर, रेडिएशन में पढ़ते हैं। कहां पर पढ़ते हैं? तो हम रेडिएशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि रेडिएशंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर हम विकिरण कहते हैं। और डिटेल में यहां पर थोड़ा बहुत हम लोग थ्योरी वाले बैच में इसको पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा काम चलाने के लिए आपको बताते हैं। मेरे भाई रेडिएशन वाले चैप्टर में यहां पर किरचॉफ्स का एक स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। इनका एक स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, इनका किरचॉफ्स स्टेटमेंट हमारा क्या था उस बात को समझिएगा। किरचॉफ्स का जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट था मेरे भाई कि अगर कोई वस्तु प्रकाश का जितना अच्छा अवशोषक होगा वो उतना ही अच्छा हमारा उत्सर्जक भी होता है। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि आप सीधा कह सकते हैं मेरे भाई ये क्या करेगा, तो कहेंगे प्रकाश का अच्छा अवशोषक की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश का अच्छा अवशोषक जो हमारा होता, अच्छा अवशोषक की बात, प्रकाश का अच्छा अवशोषक, जो प्रकाश का अच्छा अवशोषक होगा वह प्रकाश का क्या होगा, तो कहेंगे वह प्रकाश का अच्छा उत्सर्जक भी होता है। वह प्रकाश का अच्छा, मेरे भाई याद रखेंगे, ये उत्सर्जक भी होता है। इस बात को ध्यान रख, ये उत्सर्जक भी होता है। इस बात को ध्यान, ये स्टेटमेंट किसका, कहेंगे किरचॉफ्स का ये स्टेटमेंट है। ये न्यूटन का स्टेटमेंट नहीं है, स्टीफन्स का स्टेटमेंट नहीं है, किरचॉफ्स का स्टेटमेंट है मेरे भाई। और ये मत समझना कि इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स के हमारे नियम आए थे। किरचॉफ्स का नियम हमारे रेडिएशंस वाले चैप्टर में भी पढ़ना होता है, इसीलिए मैंने रेडिएशंस का ये कंसेप्ट मैंने लिखा है। इसकी डिटेल थ्योरी मेरे भाई हम आपको क्लासरूम में प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यहां पर अभी 12 बजने वाला है तो हम इसको ऐसे ही निकाल देंगे। यहां पर बहुत ज्यादा फिर आगे डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, बस ये स्टेटमेंट आप रख दीजिए। तो अगर मान लेते हैं कोई काली वस्तु है जिसको ब्लैक बॉडी कहते हैं, ब्लैक बॉडी के अंदर क्या होता है, ऊर्जा की अवशोषण, उष्मा, सूर्य के प्रकाश की अवशोषण करने की क्षमता 100% होती है। अगर वो एक अच्छा अवशोषक है तो वह एक प्रकाश का एक अच्छा उत्सर्जक भी होगा। ये कहीं से भी मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई, आप जोड़ तोड़ से मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। पूरे दिलो जान से हम आपको वही कराएंगे जो एग्जाम में आएगा। मेरे ऊपर मेरे भाई कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे कि सर हमें फर्जी चीज कराएंगे। मेरी क्लास में अगर आप जाइएगा, थ्योरी बैच में जाइएगा, एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट हम आपको सिखाएंगे। तो इंजेक्शन बैच, अगर आपको लगता है कि नया बैच करना है तो इंजेक्शन बैच कर लीजिएगा थ्योरी के लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ पढ़ा हुआ वीडियो रहे, लाइव भी चले, लाइव रिकॉर्डेड दोनों चले, तो उसके लिए आपको अखंड ज्योति बैच कर लेना। 6 to 8, 9, 10 या फिर 1 to 5, जिसको जो करना है, कहीं भी साइंस की जरूरत है तुम कर सकते हो। और अगर किसी को लगता है कि प्रैक्टिस भी करना है तो नियुक्ति बैच मेरे भाई तुम्हारे लिए सदाबहार है। एक एक बच्चे के हाथ में नियुक्ति बैच की क्लासेस होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे जितना कहना होता है हम कह ही देते हैं, क्योंकि मेरे भाई जब तक नहीं कहेंगे तब तक रिजल्ट कैसे आएगा, सही रास्ते पे तुम कैसे करोगे। मेहनत करो, रिजल्ट मास लेवल में इस बार होगा। और जितना रिजल्ट टीआरई 3 में हुआ है, इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट हम लोग टीआरई 4 में भी करने वाले हैं। इसलिए तैयार रहिए, आप सही जगह जुड़े हैं और प्रॉपर जुड़िए, बेहतरीन तरीके से हम आप क्लास देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग फिर कल, और थैंक यू।